वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोग के। सो वी आर अगेन बैक ऑन डी यू परीक्षा विद और सेकंड पार्ट और सेकंड लेक्चर ऑफ दिस पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें हम कार्बोनाइल कार्बोक्सिलिक को ही कंटिन्यू करेंगे। ये जो लेक्चर है, सबके लेवल निकलने वाले हैं इस लेक्चर में। जो स्टार्टिंग में वर्ड प्रॉब्लम्स ने, बहुत प्यारी प्यारी वर्ड प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगी। मैं चाहता पर्सनली तो उनको स्किप करवा सकता था कि भाई काफी बच्चों मैं बोल देता कि यार मुझे पेपर नहीं मिला, या मैं कुछ भी ऐसे बात बोल सकता था अगर कोई बच्चा मुझसे बोलता, या आप काफी लोगों को पता भी नहीं लगता था कि इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम भी एग्जिस्ट करती है। बट स्टिल मैंने वो लिए हैं। जितने भी अच्छे बच्चे हैं मैं उन सभी से रिकमेंड करूंगा, दिल लगा के उनको देखेगा, पूरी ताकत से समझने की कोशिश करिएगा। मुश्किल है उस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स आना, क्योंकि वो ऑनलाइन वाले ज़माने की है, जब ऑनलाइन पेपर हुआ है आई थिंक 2021 में, तब की है वो। तो उस टाइम पे शायद जान के डिफिकल्ट डाली गई होंगी ताकि आंसर वगैरह ना मिले। बट इतना मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग, जो लोग समझ पाया उसको बहुत आसान लगी। तो स्टार्टिंग की जो वाली, जो आपको अलग ही डिफिकल्ट वाली मैंने लेक्चर में बताई है, कौन सी आपको डिफिकल्ट है, और आपको खुद भी पता लग जाएगा कौन सी बहुत ज्यादा इजी है, कौन सी डिफिकल्ट है। रिसेंट ट्रेंड में आपको इजी ही मेरे हिसाब से देखने को मिलेगी, पर डिफिकल्ट वाली करानी थी। मतलब छुटवाने से क्या फायदा फिर, मतलब इजी नहीं पढ़ाना। मतलब मेरा ये गोल नहीं कि मैं इजी पढ़ाऊं, मेरा जो गोल है वो यही है कि मैं हर टाइप के बच्चे को कवर करूं। जो बच्चा पढ़ाई में थोड़ा वीक है उसके लिए इजी वाली काम आएगी। जो बच्चा पढ़ाई में थोड़ा स्ट्रांग है, अगर मैं उसको इजी कराऊं तो उसके लिए काइंड ऑफ इंजस्टिस है, वो कहेगा यार ये तो मुझे चीजें आती हैं, मतलब आसानी से हो जाती हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ चैलेंज हो। सबसे बढ़िया लेक्चर की इस स्टार्टिंग की जो वर्ड प्रॉब्लम की मुझे पार्ट लगी, जो मैंने ड्यूरिंग द लेक्चर भी बात बोली है, कि क्रिटिकल थिंकिंग आई भाई, आपको मजा आएगा। द एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली बहुत जबरदस्त स्किल है, जो लाइफ में हर फील्ड में काम आएगी। कोई ऐसी फील्ड आप मुझे बता दीजिए जिसमें ये आपकी स्किल ना लगे। और अगर आप हर किसी भी फील्ड में हो और क्रिटिकल थिंकिंग को अपने साथ इंटीग्रेट कर लें, बहुत अच्छा ग्राफ आपका जाने वाला है ग्रोथ का। ये मुझे पर्सनली लगता है, और मेरे साथ पर्सनली कुछ टाइम से हुआ है। जब जब मेरे पास मौका हुआ और जब जब मैंने क्रिटिकल थिंकिंग का डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में अपनी पर्सनल लाइफ में भी इस्तेमाल किया है ना, तो काफी ज्यादा फायदा हुआ। तो इनिशियली मेरा यही फ्लो था कि यहाँ पर मैं वर्ड प्रॉब्लम कराऊं, फिर आई थिंक शॉर्ट मेरा जो था वो क्या, कुछ बेसिक बेसिक चीजें करा दें, जैसे एसिडिक कैरेक्टर और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मिल जाएगी। देन आई थॉट कि चलो मैं शॉर्ट नोट जो इसके लास्ट में मैंने अब कर दिया, मैंने कहा चलो इसी लेक्चर में उसी को डाल देते हैं। वरना फिर पहले सोचा था कि शॉर्ट नोट्स वगैरह वो थर्ड वाले लेक्चर में करेंगे, बिकॉज फिर जो थर्ड लेक्चर है उसको भी मैंने देखा काफी ज्यादा कंटेंट बच रहा था। सो प्रोबेबली जो लास्ट लेक्चर होगा थर्ड, वो भी हमारा कुछ 1 घंटे के आसपास का रहेगा, तो उसको भी देख लीजिएगा। और आई थिंक शायद एक आध कन्वर्जन मेरे हिसाब से कुछ छूटा है, मुझे बताया था किसी ने, 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड का, तो उसको भी मुझे कराना है। तो आई थिंक वो लास्ट वाले लेक्चर में कोशिश करेंगे कि उसी में इनकॉर्पोरेट कर दें। तो ये आपका फ्लो रहेगा। फ्लो क्या है भाई, बैठिए समझिए ध्यान से। आई होप आप लोग रिवाइज करके आए होंगे, कार्बोनाइल को रिवाइज करिएगा तभी वर्क प्रॉब्लम समझ में आएंगी, क्या डॉट्स कनेक्ट करने होंगे। मजा आएगा आपको, जो अच्छे बच्चे हैं उनको पक्का मजा आएगा। और सभी लोग जब वीडियो देख के जा रहे हो तो एक कमेंट लिखते हुए जाएं, टेलीग्राम पर मुझे बताते जाएं क्या लगा, क्या लेवल लगा इस लेक्चर का, मजा आया। यानी मेन चीज यही है। समझ में तो मुझे इतना लगता है कि मैं समझाने में बेटर हूँ काफियों से, तो मैं समझा देता हूँ जनरली, पर क्या आपको मजा आया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी चीज के साथ मजे को इंटीग्रेट कर देते हैं ना, तो अल्टीमेटली वो चीज आपको आसान लगने लगती है। ये मतलब मैंने भी पर्सनली एक्सपीरियंस किया। और मैं जब भी कोई काम मुझे आसान बनाना होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कैसे मैं उस पर्टिकुलर चीज में इंजॉयमेंट को ऐड कर सकूँ, इंटीग्रेट कर सकूँ। तो आप भी इस चीज को अपना नोटिस करिएगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि आपको हार्ड वर्क को इंटीग्रेट करना है अपनी लाइफ में, तो आप ऐसा करिए कि आप कुछ चीज ऐसे करिए कि आपको इंजॉयमेंट होने लगे, हार्ड वर्क में मजा आ जाएगा भाई। कंसिस्टेंसी आपकी नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। जो आप पेरेंट्स आपसे चाहते हैं उस वो आप डिलीवर कर पाएंगे। जो ईमानदारी से मैं बोलता हूँ चीजें करने को, वो आप बिल्कुल कर पाएंगे। तो ये इन चीजों का कुछ पॉइंट का ध्यान रखिएगा। थोड़ा बहुत ज्ञान दे देते हैं स्टार्टिंग के लेक्चर में, काफी लोग हो सकता है स्किप कर देता हूँ, बट ये जो 2-3 मिनट है उसमें मैं कभी कभी कुछ कुछ चीजें अच्छी भी शेयर कर देता हूँ, जैसे कि आज मुझे लग रहा है मैंने कुछ कुछ करी है। तो इसको भी आप चाहें तो ना स्किप करिए, बेटर रहेगा। बाकी हम स्टार्ट करते हैं विदाउट गिविंग एनी मच ज्ञान। और कुछ मुझे सोच लूँ कुछ बताना हो तो, आई डोंट थिंक मुझे कुछ बताना है, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर। एक चीज बिफोर लेक्चर में जाने से पहले, इसको पर आने से पहले मैं बता दूं कि जूनियर्स को यार जल्द से जल्द अपनी सेमेस्टर 1 वाली सारी प्लेलिस्ट भेज दीजिए। काफी ज्यादा परेशान है, मतलब कुछ कुछ बच्चे काफी ज्यादा परेशान है। मैं कमेंट भी पढ़ता हूँ, टेलीग्राम पर भी कुछ कुछ कभी मैसेज आ रहे हैं सेमेस्टर 1 वालों के। आई थिंक उन तक कभी पहुंचा नहीं है क्या क्या उन्हें, क्या क्या वैल्यू ऐड उनकी लाइफ में हो सकती है फॉर केमिस्ट्री के एग्जाम्स में। तो उनको प्लीज समझाइए थोड़ा सा। सभी कॉलेज में बोलूंगा, कुछ कॉलेज में हाँ आ चुके हैं बच्चे, से केएमसी में काफी ज्यादा बच्चे थे जो मैंने देखा। केएमसी वाले काफी ज्यादा जिम्मेदार लगते हैं मुझे, अच्छा खासा वो शेयर कर देते हैं, वहाँ के सीनियर्स अच्छे हैं। तो उन्हीं से आप मैं बोलूंगा सीखिए। बाकी और मतलब ऐसा कोई मुझे स्पेसिफिक कॉलेज का मैं नहीं देख सकता अभी कि हाँ मिले होगे। उनके फर्स्ट सेमेस्टर वालों को काफी आइडिया, थोड़ा बहुत रामजस वालों को भी कोई खास आइडिया नहीं है, जहाँ तक मतलब मेरे कॉलेज वालों को ही नहीं है। मेरे ही नहीं वो बता रहे, जो सेमेस्टर 3 वाले हैं वही नहीं बता रहे। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ यार, आप लोग जरा जूनियर्स को बताइए प्लीज, उनको गाइड करते रहिए साथ साथ। आई होप आप उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे काफी, उनको गाइड करते रहिए जितना भी आपको आप उनकी हेल्प कर सकते हैं वो करिए। छोटे भाई बहनों की तरह उनको एकदम ट्रीट करिए। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पर अपने। दिस इज वन ऑफ अ वेरी गुड वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम, तो अब यहाँ पर हम
कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को देखेंगे जिसमें ऐसे ही आपको 4-5 सवाल देखने को मिलेंगे लगातार। एंड वन थिंग आई वांट टू से कि अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन वगैरह हो किसी के पास, किसी को सॉल्व कराना हो, कोई ऑब्वियसली वीडियो सोल्यूशन चाहता हो, तो जल्द से जल्द मुझे टेलीग्राम पर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भेजिए। हाँ, कुछ कुछ लोग ऐसा होता है वो पूरा पूरा पेपर भेज देते हैं एंड देन से कि इसको सॉल्व करो, बट आई डोंट रिकमेंड कि मुझे पूरा पेपर बोलिएगा। आप बोलिएगा कि ये स्पेसिफिक क्वेश्चन आपने वीडियो में नहीं कराया या इस टाइप का नहीं कराया, तो उसको सॉल्व करने के लिए मुझसे बोल दीजिएगा। तो वो जो अगेन आगे जो वीडियोज आएंगी उनमें मैं इनकॉर्पोरेट कर दूंगा उन क्वेश्चन को। तो अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन चाहिए पीवाईक्यू से रिलेटेड ही स्पेसिफिकली, क्योंकि पीवाईक्यूज पर ही काम करना चाहिए मैं, बाकी अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो अभी आप फिलहाल ना करें उसको। स्पेस आप इसका स्पेसिफिक फोकस रहना चाहिए पीवाईक्यू पर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा सवाल होते हैं ये वाले, दिमाग लगने वाले होते हैं क्योंकि रटने वाले नहीं होते। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा। एग्जाम में भी आपको अगर करना हो ना ये क्वेश्चन, तो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे मैप बना के करिएगा। सबसे पहले आप ए देखिए क्या है। सर ए आपके पास एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये दे रखा है, ठीक है भाई। इसकी रिएक्शन मैंने करा दी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। आप एग्जाम में भी बिल्कुल एज इट इज लिखिएगा सबसे पहले। और क्या मिला आपको? सर बी मिल गया, साथ में सी मिल गया। अब ये बोल रहे हैं कि आपने या इन्होंने बी को ऑक्सीडाइज कराया, तो व्हाट विल गेट अ कंपाउंड विच इज डी, ठीक है जी। अब डी के साथ हम क्या कर रहे हैं, डी की हम फर्दर ट्रीटमेंट कर रहे हैं विद एक्वस एल्कली, तो यहाँ पर मैं ओ एच नेगेटिव लिखूंगा। सो आई विल गेट अ कंपाउंड विच इज ई, ठीक है। ओके, द लेटर मतलब दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, इसकी जब मैं क्या कराऊंगा, हाइड्रोजिनेशन कराऊंगा, बेसिकली रिडक्शन कराऊंगा, तो मुझे वापस से मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं H2 लिख देता हूँ, ठीक है जी। एंड देन यहाँ पर कंपाउंड डी को मैंने ऑक्सीडाइज कराया एंड आई हैव गॉट दिस पर्टिकुलर कंपाउंड F। तो ये मेरा पूरा का पूरा मैप बन गया। और यहाँ पर इन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज ये बता दी कि इस इंसान का मॉलिक्यूलर वेट है 60 ग्राम, ठीक है। अब हमें स्ट्रक्चर पता करें, तो सबसे पहले जो जो इन्होंने बोला था वो मैंने यहाँ पर लिख लिया, ताकि मैं अब इसी पे देखूंगा, मैं ऊपर नजर नहीं मारूंगा क्योंकि आई डोंट थिंक ऊपर कुछ है सच देखने वाला। सबसे पहले ये एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, इसमें 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। इसको मैं मतलब इससे मैं रिडक्शन कर रहा हूँ किसी कंपाउंड की, और वो कंपाउंड मुझे 2 कंपाउंड दे रहा है। तो जिन बच्चों के बेसिक्स क्लियर होंगे, पता नहीं मैंने ये वाला रिडक्शन स्पेसिफिकली मुझे याद नहीं कि वीडियो में कराया नहीं। अच्छा ये भी जरूरी नहीं है कि इसी टाइप का सवाल है, अभी हम जब लास्ट ईयर या मतलब एनईपी वाले पेपर सॉल्व करेंगे, उसमें भी आई रिमेंबर वर्ड प्रॉब्लम थी, तो वहां पे भी किस टाइप के सवाल हैं उनको भी देख लेंगे, तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा कि क्या आना चाहिए। बट ये इसी मेरे हिसाब से इसी चैप्टर का सवाल है, क्योंकि इन्हीं कुछ रिएक्शंस पर भेजे, तो ये आने के चांसेस मतलब इस टाइप का आने के चांसेस हो सकते हैं। बाकी जनरली वर्ड प्रॉब्लम ये लोग नहीं बनाते, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो सारी चीजें बेसिक क्लियर होंगे तो वर्ड प्रॉब्लम आसानी से मिल जाएगी ना। अब मैं क्या देखूंगा, ए की मैंने रिएक्शन कराई LiLH4 से, मुझे 2 कंपाउंड मिले। अच्छा, तो एक बात सोचिए, एक कोई कीटोन होगा, उसकी मैंने रिडक्शन कराई, मुझे ये अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। पर ये एक कंपाउंड होगा। सिमिलरली मैं देखूँ कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, इसको मैंने किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिड्यूस कराया, मुझे अल्कोहल मिलेगा। जिनको रिएक्शन पता होगी दीज गाइस कैन टेल इजीली, ठीक है। नाउ यहाँ पर ये कैसा कंपाउंड है, मतलब ये एक ऐसा कंपाउंड है जो मुझे 2 दे रहा है। 2 क्या दे रहा है, 2 कंपाउंड दे रहा है। दैट मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखनी चाहिए कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं हो। अच्छा सर आप कार्बोक्सिलिक एसिड ही क्यों बोल रहे हैं, कुछ और क्यों नहीं बोल रहे? बिकॉज यहाँ पर ये चीज देखिए, यहाँ 2 ऑक्सीजन है मेरे पास, तो 2 ऑक्सीजन है। आपको क्या सर डाई कीटोन हो सकता है? बेटा डाई कीटोन क्या मुझे 2 कंपाउंड देगा? ध्यान से स्ट्रेट नो। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या मुझे 2 कंपाउंड देगा? ध्यान से स्ट्रेट नो। दैट मीन्स याद रखिएगा ये हमारे होते हैं एस्टर। दैट मीन्स दिस वन इज गोइंग टू बी एन एस्टर। तो यहाँ पर ये मेरे पास एक एस्टर आ गया। ओके सर, ये बात आप सभी को आई होप समझ में आई होगी। और एस्टर की शक्ल किस तरीके से दिखती है, एक यहाँ पर होता है COO, यहाँ पर कुछ ग्रुप होगा R1 और यहाँ पर कुछ ग्रुप होगा R2, ठीक है। तो एक कार्बन मेरे पास आ गया। मेरे पास देखिए मैंने यहाँ से एक कार्बन यूज कर लिया, ठीक है, और कुछ ऑक्सीजन दोनों के दोनों यूज कर लिया। अब मेरे पास जो बचा है, ध्यान से देखिएगा मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे पास था फॉर्मूला C6H12O2। मुझे इतना पक्का पता लग गया कि CO2 तो मेरे पास है ही, तो मेरे पास बचा क्या यहाँ पे, अब C5H12 मेरे पास बचा। तो ये चीज मेरे पास यहाँ पर बच रही है। और आपको एक चीज क्लियरली पता होनी चाहिए, ये जो CnH2n+1 ये वाले जो फॉर्मूलाज होते हैं, ये हमारे किसके होते हैं? नॉर्मल एल्केन्स के जनरल फॉर्मूलाज होते हैं। तो यहाँ जो सिनेरियो बचा, आप सब में सिंगल बॉन्ड होगा, ये भी हमें एक चीज क्लियर होगा। वैसे अगर कुछ और होता है तो वो जनरली बता दे, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। तो ये एक ऐसा एस्टर है जिसमें मेरे पास देर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर क्या हो, एक यहाँ पर CH3 ग्रुप हो, और यहाँ पर बच क्या जाएगा, C4H9 हो। या फिर यहाँ पर दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इस साइड मेरे पास C2H5 हो,
और यहाँ पर मेरे पास C3H5, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। देन द अदर पॉसिबिलिटी वुड बी यहाँ पर C3H5 हो, यहाँ पर C2H5 हो। आई होप सो चीजें समझ में आ रही होंगी। एंड द अदर वन इज बेसिकली कि ये मेरे पास C4H9 आ जाए और ये मेरे पास CH3 आ जाए। तो ये चार पॉसिबिलिटी हैं, इन्हीं चारों पॉसिबिलिटीज के अबाउट मुझे अब गेम खेलना है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। मैं बिल्कुल डेप्थ में बता रहा हूँ, हाँ आप गेस कर सकते हैं, पर मैं समझा रहा हूँ बेसिक से कैसे समझना है। अभी मैं आगे जो हिंट दे रखी है उसमें फौरन पकड़ लूंगा कौन सा क्या एसिड है, आराम से आप सब बना लेंगे। पर मैं समझा रहा हूँ कि अगर मुझे बेसिक से सोचना हो, अगर सिर्फ मेरे पास यही दे दे, कल को मुझे कोई यही रिएक्शन दे दे और पूछ ले ड्रॉ द नंबर ऑफ पॉसिबल एस्टर्स, तो मैं इस तरीके से जाऊंगा। आई होप बेसिक समझ में आएगा कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, और क्योंकि बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब जरा मैं जैसे ही आ गया, आप देखिए यहाँ पे गेम खत्म। मुझे पता है दिस इज माई एल्कोहल, दिस इज माई एल्कोहल। एल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा, कार्बोनाइल मिलेगा। कार्बोनाइल की ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा, मुझे एक एसिड मिलेगा। क्या ये बात आप सभी को समझ में आ गई? यस सर, बिल्कुल आ गई। सिमिलरली यहाँ पे कार्बोनाइल को मैंने क्या करा है, यहाँ पे OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन कराई, मतलब क्या होगा यहाँ पे, जिस भी बंदे ने ये चीज बता दी भाई मजा आ जाएगा, यहाँ पे एल्डोल हो रही है। क्या ये बात आप सभी को समझ में आ रही है? और एक और चीज आप ध्यान में देखिए, एक कार्बोनाइल है, उसकी एल्डोल रिएक्शन में करा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से वर्ड्स को सुनिएगा, समझिएगा। अगर ये चीज आपके समझ में आ गई तो समझिए काम बन गया, दिमाग लगाने वाली चीज है। वैसे तो यहाँ से बन जाएगा। अब आपको मैं एक बोल दूंगा यहाँ पे कोई एसिड बन रहा है, आप मुझे ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड बता दीजिए जिसका मॉलिक्यूलर वेट 60 ग्राम है, आंसर हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा सवाल। अगर आप ये बता सकते हैं तो आराम से हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ से हिंट लीजिएगा, जिनको दिमाग चलाना आता है वो बच्चे यहाँ देखें। कोई भी कार्बोनाइल हो, उसमें कुछ नंबर ऑफ कार्बन होंगे, सब लोग मानते हैं सर, मतलब होंगे, बिल्कुल सही बात है। तो उसमें कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ कार्बन होंगे, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ N कार्बन है। जब एल्डोल रिएक्शन होती है, मुझे बताइए फाइनल प्रोडक्ट में कितने कार्बन होते हैं? जिस बच्चे ने ये बात बता दी होगा, तो जिसने भी बोला कि सर कार्बन डबल हो जाते हैं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे 2N कार्बन हो गए, और क्या इसमें मैं बोल सकता हूँ 2N कार्बन होंगे? हाँ सर। क्या इसमें मेरे पास N कार्बन होंगे? हाँ सर, बिल्कुल सही, खत्म, आपका सवाल हो गया। तो हमें एक चीज बहुत प्यारे तरीके से पता लग चुकी है, क्या, कि मेरे पास जो हमारे अल्कोहल्स बने हैं, एक में मेरे पास N नंबर ऑफ कार्बन है, एक में मेरे पास 2N नंबर ऑफ कार्बन है। मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, लग रहा होगा मुश्किल, पर जिसमें दिमाग चलाना आता है ना, उसको ये चीज समझ में आ रही होगी। मैं बेसिक से तभी बता रहा हूँ एकदम। अदरवाइज यहाँ पे आप गैस कर लेंगे, सारा सवाल खत्म हो जाएगा। तो आप यहाँ पे गैस कर लेंगे। हाँ, मुझे पता है हर बच्चा बच्चा किसी चीज को नहीं क्लिक करेगी, ये चीज की CH3CO है। आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल के देख लीजिए, तो ये यार मॉलिक्यूलर वेट से कैसे कर सकते हैं, आप देख लीजिए। आप CH3COH, यहाँ पर आप बना देंगे एसिटाल्डिहाइड, यहाँ पर आप बना देंगे इथेनॉल, खत्म हो जाएगा सवाल। ये इथेनॉल हो जाएगा और ये आपका जो प्रोपेनॉल हो जाएगा, बन गया सवाल। कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, बिल्कुल आसानी से। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब बहुत ज्यादा परेशानी की बात यहाँ पर नहीं है। पर हाँ, बेसिक से क्या जाना है, यहाँ पे कार्बन से आप गैस करेंगे कि यहाँ N कार्बन तो यहाँ 2N, मतलब यहाँ N कार्बन तो यहाँ पर भी 2N कार्बन। इसमें टोटल 6 कार्बन थे, इसमें N कार्बन है, इसमें 2N कार्बन है, मतलब इसमें 2 कार्बन होंगे, इसमें 4 कार्बन होंगे, खत्म। ये 2 कार्बन का अल्कोहल है, 4 कार्बन का अल्कोहल है। तो मुझे यहाँ पर एक और सिनेरियो यहाँ पर पता लग चुका है कि एक अल्कोहल जो है वो मेरा 2 कार्बन का है, और एक अल्कोहल मेरा जो है वो 4 कार्बन का है। दैट मीन्स माई सिनेरियो, ओनली पॉसिबल सिनेरियो इज आइदर दिस और दिस। आइए अब यहाँ पर मैं रिएक्शन से समझाता हूँ बाकी चीजों को। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास कोई एक एस्टर है, उसकी मैंने रिएक्शन कराई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। मुझे क्या मिला यहाँ पर, B और C मिल गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर और कुछ तो नहीं दे रखा, राइट द रिएक्शन लिखने, और मैकेनिज्म फॉर्मेशन ऑफ E। अच्छा, फॉर्मेशन यहाँ पे आपको एल्डोल मैकेनिज्म लिखना है, और रिएक्शन के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन आपकी रिडक्शन हो गई, फिर फर्दर आपने ऑक्सीडेशन कराई, एंड देन इवेंचुअली यहाँ पर ये वही आपकी एल्डोल कंडेंसेशन है, यहाँ पर आपकी रिडक्शन रिएक्शन है। तो ये तो आप सभी लोग कर ही लेंगे। मैं एक पेज ले लूँ ताकि मैं सारे रिएक्शन ड्रॉ कर सकूँ। तो मुझे इतना पता चल चुका है मेरा एस्टर क्या है। मेरा सर, आपका एस्टर है कुछ इस तरीके का, COO, यहाँ पे एक साइड आएगा C2H5, और यहाँ पर जो है वो आई थिंक 6 का था ना, तो यहाँ C3H7 आएगा। क्या सर यही पॉसिबिलिटी है? अगर मैं थोड़ा सा सोचूं, हाँ, पॉसिबिलिटी तो यही है। दूसरी पॉसिबिलिटी भी है, आई डोंट नो ड्यू वालों ने इतना सोचा होगा या नहीं सोचा होगा, बट आई थिंक द पॉसिबिलिटी इज दिस एज वेल, कि यहाँ नहीं नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है ठीक है, समझिए समझिए, बढ़िया है। तो यहाँ पर हमारे पास, अच्छा मैं समझा दूं, मैं जो आपको बोल रहा था, मैं ये सोच रहा था कि हो सकता है यार यहाँ पर C3H7 आ जाए, और यहाँ पर C2H5 आ जाए। बट होगा क्या उससे, मैं ऊपर वाले की अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करा दूंगा, तो वहां पर क्या होगा, ये सिनेरियो होगा, ये 4 लोग अलग हो जाएंगे और ये 2 लोग अलग हो जाएंगे। तो मेरा अल्टीमेटली जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा एक C2H5OH, साथ में प्रोपेनॉल, 1 2 3 4। ठीक है जी, ये तो आई होप समझ में आ गया होगा।
इसकी मैं अगर रिडक्शन कराने जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पे बेसिकली 3 वाले 2 अल्कोहल मिल जाएंगे, विच इवेंचुअली आई डोंट वांट। ये बात आप सभी को क्लियर होगी। अच्छा, एक और चीज मेरे दिमाग में आई, अगर मैं ये नहीं बना सकता, सो इसकी जगह कैन आई जस्ट मेक इट टू लाइक कि ये मेरे पास C4H7 हो जाए और ये CH3 हो जाए। यार ये भी तो पॉसिबिलिटी है, देखना जरा। इसकी अगर मैं रिडक्शन करा दूं जरा, मेरे बच्चों मुझे प्रोडक्ट बताना, क्या यहाँ पर भी मुझे C2H5OH के साथ ये नहीं मिल रहा? इस एस्टर की अगर मैं रिडक्शन करा दूं तो यही तो मिलेगा। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हैं। यहाँ पे देखो, आप इसको रिडक्शन कराओ, यहाँ पर OH लग जाएगा, और मतलब बेसिकली ये OH होगा और यहाँ भी OH हो जाएगा। तो यार ये भी लग रहा है मुझे तो, कि कोई ऐसा है जिसको ये नहीं लग रहा हो। सर लग तो बिल्कुल है। सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, यहाँ पर दो पॉसिबल एस्टर्स हैं, एंड आई एम प्रिटी मच श्योर कि ये जिसने भी क्वेश्चन बनाया होगा उन्होंने इस बारे में सोचा ही नहीं होगा। पक्का मैं आपको बता रहा हूँ, वरना वो लिखते कि दो एस्टर पॉसिबल हैं, या कुछ और हिंट देते। मेरे हिसाब से यहाँ पे दो पॉसिबल एस्टर हैं, एंड आई एम श्योर, क्योंकि DU के पेपर्स में मैंने ऐसी चीज देखी है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनमें मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ गलत है, कुछ उल्टा सीधा हुआ है। मैंने ऐसे क्वेश्चन देखे हैं अपने टाइम पे जब मैं पढ़ रहा था, एंड देन मुझे कुछ कुछ रीसेंट के भी याद है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर उन्होंने सोचा होगा, और मेरे अकॉर्डिंग यार यहाँ पे दो स्ट्रक्चर हैं, आप लोग अपने टीचर से जरूर पूछेगा इस बात को, इन दोनों की रिडक्शन से क्या मिलेगा। अच्छा सर, अब जल्दी से मैं इसको आगे बढ़ाऊँ। अब आप देख लो, ये दोनों प्रोडक्ट पक समझ में आ गए, जिसको भी समझ में आ गए बस अब आपका काम हो गया। इसको ऑक्सीडाइज कराया, CH3CH आ गया। इसको ऑक्सीडाइज कराया, CH3COH आ गया। खत्म है अब तो खेल, कुछ बचा ही नहीं अब जिंदगी में। क्या करा इसको मैंने, ऑक्सीडाइज कराया, देखो जरा। हाँ, इसको मैंने सॉरी, डी की एल्डोल करानी है यहाँ पे मुझे। डी की एल्डोल करानी है तो करा लेते हैं। यहाँ पे सी के साथ तो कुछ नहीं करना, तो दिस इज योर सी के साथ कुछ करना नहीं है हमें। इस बंदे की एल्डोल करा दी। तो जिसको भी डायरेक्ट प्रोडक्ट याद हो तो बहुत बढ़िया बात है, जिसको नहीं याद तो आप वीडियो लेक्चर वगैरह सही से देखो यार। बाकी मजाक करूँ, ये आ गया। इसकी मैंने रिडक्शन करा दी तो यही होगा। कितना आसान सवाल था, देख रहा है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से दो पॉसिबल एस्टर हैं, क्योंकि दोनों की रिडक्शन से मुझे सेम प्रोडक्ट मिल रहा है। कोई बोले कैसे, तो ये आपका हो जाएगा इथाइल ब्यूटेनोएट, इसका नाम हो जाएगा। एंड इस वाले का नाम हो जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ब्यूटाइल प्रोपाइनेट। मेरे हिसाब से तो ये नाम होगा। बाकी कुछ हिंट अगर वगैरह देते नाम से या उससे रिलेटेड, तब हम सोच सकते थे कि हाँ यहाँ पर यार कुछ और, या इन दोनों में से होगा, पर मेरे हिसाब से दोनों होंगे। एंड जो एग्जामिनर है, आई एम श्योर जिसने भी ये सवाल बनाया भाई सोचा ही नहीं होगा। मुझसे आप शर्त लगा लो, क्या हो सकता है यार, गलत हूँ कभी, हो सकता है सोचा हो। क्योंकि वरना फिर यार वो बोलते हैं ना कि आप दो स्ट्रक्चर हैं या दो वो पॉसिबल हैं, दो ऑर्गेनिक कंपाउंड। बाकी टीचर से जरूर डिस्कस करिएगा इस सवाल को, मैं बोलना चाहूंगा आपसे। सभी टीचर्स, सभी लोग अपने टीचर्स को दिखाइएगा ये सवाल। जो भी मतलब डिसेंट टीचर हो, मतलब जो आपकी बात सुनते हो, जो थोड़ा बहुत इंटरेक्टिव टीचर्स होते हैं ना, उनके साथ इस चीज़ को ज़रूर डिस्कस करिएगा कि सर ऐसे ऐसे ये क्वेश्चन है, इस पे आप जो है वो क्या आप आंसर देना चाहेंगे। हमारे हिसाब से यार है, क्या यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, और इसके रिडक्शन से सर ये दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे। और मुझे ज़रूर टेलीग्राम या कमेंट पर बताइएगा क्या उनकी टीचर्स की राय। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी करते करते ऑन द स्पॉट आया मेरे दिमाग में, मतलब ऐसा नहीं कि मैं पहले से सोच के बैठा था। अभी दिमाग में आया, अभी सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ से मैंने सोची हैं। अब मैं इसको ब्रीफिंग कर देता हूँ। इस सवाल में बहुत टाइम लगा दिया हमने, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा किस तरीके से मैप वैप बनाना है। आगे जो भी सवाल आएगा 2 मिनट के अंदर उसको निकालेंगे, बस समझ गए। तो यहाँ पे मैं इसको बस ब्रीफ कर दूं। ए था LiLH4 से दो कंपाउंड बना रहा था, मुझे यहाँ पे कुछ मैप दे रखा था, ये मैंने मैप बनाया। मुझे यहाँ से पता लग गया कि एक एसिड बन रहा है, क्यों, क्योंकि भाई अल्कोहल तो मुझे पता लग गया था। अच्छा, ये मुझे पता है, ये ब्लू वाले जो है ये मुझे पता लग गया, सिर्फ मुझे ABCD ये पता थे, ये कुछ पता था क्या 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 रिएक्शन हो रही है। और मेरे पास एक 60 ग्राम वाली हिंट थी बस, ठीक है। और मोनोबेसिक का मतलब क्या हुआ, इसका भी बता दूं कि ऐसा बंदा जो एक ही H+ लूज कर पाए। ये यहाँ पर इन लोगों ने हिंट दे दी थी एट द एंड। तो यहाँ पर मैंने CH3COH मिल गया मुझे, सिंपल सा, आप निकाल भी लीजिएगा इसका मोलर मास, मेरे हिसाब से ये आएगा। तो इससे मुझे मुझे पता लगा, अच्छा अगर D की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है तो ऑब्वियसली उसकी रिडक्शन से मुझे D मिल जाएगा। तो मैंने कहा ये एसिटिल्डिहाइड है, मैंने कहा ये इथेनॉल है। अगर मैंने कहा ये इथेनॉल है तो यहाँ पर ये 6 वाला था, तो मतलब यहाँ पे 4 वाला अल्कोहल मिलेगा। और अगर मुझे नहीं भी पता, हो सकता है कुछ लोग बोल सकते हैं कि यार यहाँ पे जो है वो ब्रांचिंग वगैरह भी हो सकती है। तो ब्रांचिंग का मैंने कैसे वो ब्रेक डाउन करा, मैंने मतलब इन द सेंस, ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि यार ये ना हो कि ऐसा अल्कोहल हो कुछ, या और इट वुड बी लाइक दिस एज वेल। ये सारे हो सकते हैं, सारी पॉसिबिलिटीज है ना, कुछ भी हो सकता है। तो वहां वो चीज कहाँ से क्लियर हुई, वो चीज मुझे यहाँ से क्लियर हुई कि यहाँ पे जब मैंने एल्डोल कराई इसकी, तो एल्डोल का कुछ प्रोडक्ट मिला। उसको जब मैंने रिडक्शन कराया तब मुझे फाइनल अल्टीमेटली सी का मिला मुझे प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को किया, और बाकी जरूर टीचर से पूछेगा। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 50 सेकंड में इसको पूरा करेंगे। तो यहाँ पर एक मुझे दे रखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है, जिसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ हाइड्रोक्सिल अमीन से। मुझे यहाँ पर दो आइसोमेरिक प्रोडक्ट मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया। इन दोनों की मैं सेपरेटली एसिड से रिएक्शन करा रहा हूँ, और मुझे D और E मिल रहा है, बहुत बढ़िया।
ये टॉलरेंस नहीं देता, दिस डजंट गिव टॉलरेंस। तो जिसको भी ये चीज पता है टॉलरेंस नहीं देता, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक कार्बोनाइल है तो एक कीटोन हो जाएगा। तो भाई अब इतना सबको क्लियर होगा कि हाइड्रोक्सिल अमीन से जो भी रिएक्शन पड़ी ना हमने, कार्बोनाइल की पड़ी, या तो एल्डिहाइड की या कीटोन की, तो एल्डिहाइड और कीटोन में से एल्डिहाइड की पॉसिबिलिटी जो है वो चली गई। क्यों चली गई, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, टॉलरेंस नहीं दे रहा। तो हाँ सही तो बोला है, टॉलरेंस नहीं दे रहा तो मतलब ये कीटोन है। अगर देता तो मैं बोलता कि ये एल्डिहाइड होगा। तो और इसकी रिडक्शन में कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ऑन रिडक्शन विद एन एवरेज एंड देन फॉलोड बाय, अच्छा मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO से डिहाइड्रेशन भी कर रहा हूँ। अच्छा इसकी रिडक्शन से क्या मिलेगा, सभी लोग जानते हैं सर अल्कोहल मिलेगा। इसकी में डिहाइड्रेशन से क्या मिलेगा, मुझे एल्कीन मिलेगा। और इन्होंने बोला इस कंपाउंड को एफ, ठीक है। कंपाउंड एफ की अब मैंने ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराई, बहुत प्यारा सा पूरी आपने, इन्होंने तो सेम वन भी यहाँ पे मिक्स कर दिया। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस से आपको ये दो एसिड मिल रहे हैं, आपको ये सब आइडेंटिफाई करना है, बहुत सिंपल है। करूं, देखो बस प्रोडक्ट मुझे दे रखा है, जिसको भी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जाना आता होगा वो आराम से बना लेगा। दिस इज योर दीज टू एसिड्स, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, एक ये एसिड दे रखा है इन लोगों ने। जब भी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जाना हो तो इस तरीके से बनाइएगा। हो सकता है आपको लग रहा हो कि कुछ चीजें जो क्लास में डिस्कस नहीं करी, और मैं भी श्योर नहीं हूँ कि यार ये पता नहीं एग्जाम में दे या ना दे, बट यार वर्ड प्रॉब्लम है, कार्बोनाइल ओरिएंटेड तो कर लेते हैं, कुछ दिमाग भी चल जाएगा और चीजें भी आ जाएंगी इससे। तो ये निकालेंगे आप, एंड एट द एंड आप यहाँ पे एक एल्कीन बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एफ बनाने जा रहा हूँ बेटा। तो ये बन जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड CH2CH3, तो ये अल्कीन आपकी तैयार हो गई। अब यहाँ आपका एक अल्कोहल है और यहाँ पे आपको जो है वो कीटोन है। तो ये टॉलरेंस टेस्ट नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे काफी सारी चीजें हमें पता लग रही हैं। और यहाँ पे दो आइसोमेरिक कंपाउंड भी ये दे रहा है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा। नाउ अब गेम क्या है, अब गेम को समझिएगा मेरे हिसाब से। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है वो कीटोन से मुझे अल्कोहल बनाया मैंने रिडक्शन से, अल्कोहल से मैंने एल्कीन बनाई। अब मैं जरा अल्कोहल को सोचना चाहूँ तो क्या मेरे पास ये दो पॉसिबिलिटीज है, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, तो यहाँ पे मेरे पास एक ये पॉसिबिलिटी है, एक ये पॉसिबिलिटी है। सभी लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, हाँ। वैसे है तो मेरे पास एक ये भी पॉसिबिलिटी, क्योंकि बेसिकली बेटा यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होता है। जो बच्चे पहले से देख रहे होंगे उन्हें पता होगा फर्स्ट सेमेस्टर के कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, जिन्होंने पढ़ा भी होगा तो उन्हें पता होगा यहाँ कार्बोकेटाइन फिर ये रीअरेंज हो जाएगा, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। पर वो मतलब मोर और लेस इतना ज्यादा डीयू के टीचर्स भी नहीं सोचते थे। मैं बता रहा हूँ आपको, अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ पर्सनल। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। क्या दोनों यहाँ से मैं मान लूँ कि ये अल्कोहल जो है वो दोनों हो सकते हैं, इन दोनों के रिस्पेक्टिव जरा कीटोन बताइए। सर इन दोनों से जो कीटोन बन सकते हैं मैं नेक्स्ट पेज पे बना रहा हूँ। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक कीटोन ये पॉसिबल है, एक कीटोन ये पॉसिबल है। किसी को कोई डाउट नहीं होगा अभी तक इसमें, नहीं होगा सर। यहाँ पे अभी कहानी चल रही है, कौन सा है हमें पता नहीं चला, सवाल बढ़िया है, ऐसे दिमाग को कुछ नहीं कर देना। अब यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक ए होगा, इन दोनों की रिएक्शन जरा हाइड्रोक्सिल अमीन से कराओ, आपका काम हो जाएगा। अच्छा सर ऐसी बात है, करा देते हैं। तो C डबल बॉन्ड एन, NH OH, एन क्या नहीं होता है पर NaOH, हाँ सॉरी, ये NaOH यहाँ पर ये आ गया। इस पहले मैं लेफ्ट वाली करा रहा हूँ, फिर मैं राइट वाली करा दूंगा। तो ये आ जाएगा C2H5 ही तो ये है ना, हाँ। सिमिलरली यहाँ C2H5, इसकी उससे कराऊंगा मैं, क्या नाम है इसका, हाइड्रोक्सिल से। तो यहाँ पर OH और लोन पेयर को आप ऊपर नीचे कहीं पर भी बना सकते हैं। एक साइड CH3, एक साइड C2H5, ठीक है। सबको समझ में आ गई ये बात। अब आएगा, नहीं नहीं एक कुछ गलत, C3H7 आएगा, तीन वाले लगेगा ना क्योंकि यहाँ बेटा, तो ये लगा यहाँ पर। जिस भी बच्चे ने मुझे बता दिया और सोच लिया कि इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट होगा, बेटा बहुत बढ़िया जा रहा हो, आप दिमाग भी चला रहे हो, मतलब आपको सिर्फ केमिस्ट्री नहीं आती, आप में थोड़ा बहुत दिमाग भी है, आप में IQ भी है। देखते हैं कौन सोचेगा, वीडियो को पॉज करो और सोचो, पीछे जाके देखो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के कि क्या हम पता लगा सकते हैं कौन सा है। आई होप सो कुछ लोगों ने गेस कर लिया, और जिन्होंने अभी भी गेस नहीं करा तो ऐसे रैंडम गेस करने की कोशिश करिए। सो इसने ये चीज मुझे बताई, इट गिव्स टू आइसोमेरिक कंपाउंड्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो ए है, यहाँ पर मैं ए पर वर्कआउट कर रहा हूँ मैं, ये जो ए है इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। इसकी रिएक्शन जब मैं हाइड्रोक्सिल अमीन से कराऊंगा तो मुझे दो आइसोमर्स मिलेंगे। सर ये आइसोमर्स वाला खेल क्या हो गया यहाँ पर, सो द पॉइंट इज यहाँ पर इन्होंने आइसोमेरिज्म भी लगवा दी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपने शायद पढ़ो सिन एंटी, सिन इथाइल सिन मिथाइल ये वाली चीज होती है। आई थिंक OH के जो सामने वाला होता है उसको हम एंटी बोलते हैं, OH के साथ सिन बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका मैं अगर आइसोमर बनाने की कोशिश करूँ तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है सर, ये एक पॉसिबिलिटी क्या। ओके सर, बात समझ में आ रही है आपकी, और कुछ बोलना चाहें बेटा, इसका आइसोमर बना के दिखाऊंगा, बना के दिखा दो मैं मान जाऊंगा। सर बना के दिखा दें, क्या बात कर रहे हैं सर, ये देखिए नीचे वाला C2H5 ऊपर आ गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, बताइए बना दिया हमने। तो जिसने भी ऐसा सोचा है, आप क्या कर रहे हैं बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़िए।
तो यहाँ पर आप, आई होप आप सभी को पता होगा, ये दोनों आइडेंटिकल हैं। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर बंदे के में दो आइसोमर नहीं बना सकता, और अगर दो आइसोमर नहीं बना सकता तो ये मेरा एलिमिनेट हो गया, खत्म। आई होप सो आपका फाइनल प्रोडक्ट मिल गया, आई होप सो समझ में आया होगा, मजा आया होगा। ए बी सी डी ई सब निकाल लिया हमने। रिएक्शन लिख लीजिएगा, मैकेनिज्म इसका वही लोन पेयर वाला है, दैट इज ये आपका लोन पेयर होगा। ये यहाँ पे आप न्यूक्लियोफिलिक सब, हाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यहाँ पे पहले H प्लस आएगा, तो आपको पता होगा, आगे मैं डिस्कस भी करूंगा, तो वहीं से आप मैकेनिज्म लिख दीजिएगा इसका। अटैक होता है एंड ऑल, हो गया ये। और किसका मैकेनिज्म लिखना होगा, ओजोनलिसिस का। आई डोंट थिंक ओजोनलिसिस का पूछेंगे, हाँ इस वाले का अल्कोहल से एल्कीन वाले का लिखिएगा बिल्कुल। तो आपको क्या पता लगा, अच्छा अल्कोहल भी मैं फाइनल कर दूं। सो माय फाइनल अल्कोहल वुड बी, ये होगा अल्कोहल, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बात कर ली हमने, ये कीटोन है, तो कीटो इस कीटोन की रिडक्शन से जो मिलेगा अल्कोहल, वही हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। आई होप सो समझ में आया होगा। अच्छे सवाल हैं दिमाग वाले, जिनको अगर कुछ भी डाउट हो रहा हो, जैसे स्टेप में लग रहा हो कि यार ये कैसे आ गया, या आप चाह रहे हो कि फर्दर एक्सप्लेनेशन, तो मेरे को टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट करके भेज दीजिएगा। वहां पर मैं आपको वॉइस मैसेज में कोशिश करूंगा समझाने की। बाकी जिन बच्चों को समझ में आ गया, लिखते जाइएगा, बढ़िया सवाल कमेंट है। अब यहाँ पर आते हैं, देखते हैं क्या सवाल है। C9H9, ओके, रिएक्ट विद आयोडीन। अच्छा एक हिंट यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता हो ये चीज, जब भी ऐसा कोई सवाल है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 6 से ज्यादा हो, और नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन आसपास हो, लगभग बराबर के आसपास हो, तो देर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि उसमें बेंजीन रिंग का इन्वॉल्वमेंट आएगा। इस बात को याद रखिएगा आप, मेरी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और कैसे। तो ठीक है सर, आपकी बात समझ ली। अब देखते हैं आप जो बोल रहे हैं। तो यहाँ पर है, ये रिएक्ट कर रहा है विद आयोडीन से, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, टू गिव आयोडोफॉर्म, ठीक है, सोडियम सॉल्ट, ठीक है। तो सर आपने यहाँ पर जितनी भी बात हुई है आयोडोफॉर्म रिएक्शन, आप सभी ने पढ़ी है कि यहाँ जो बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट द आयोडोफॉर्म रिएक्शन। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ बेंजीनिंग, मैंने आपको हिंट से बता दी। बाकी भाई फिर तो सोचता रहा इंसान, फिर मतलब फिर बात जाती है थोड़ी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन पे, जो जनरली जेई लेवल पर, जेई में जिन लोगों ने पढ़ा होगा या नीट में भी बताते हैं। यहाँ हमें ग्रेजुएशन वगैरह में डीयू के बारे में नहीं बताते। डीयू इज डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, नॉट दिल्ली यूनिवर्सिटी या डीयू परीक्षा की बात करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बनाना चाहूँ, मैंने 6 कार्बन ले लिया, यहाँ आ गया 7वां, ये आ गया 8वां, ये आ गया 9वां, ठीक है। तो यहाँ पर मैं, मेरे हिसाब से क्योंकि आयोडोफॉर्म दे रहा है, तो ये ग्रुप हैज टू बी देयर। इस ग्रुप के अलावा काम नहीं चलेगा सर, जिसने, ठीक है। तो ये CH2 होगा, जरा आप फॉर्मूला मिलवाए, देखो यहाँ पे जो है इस बेंजीन रिंग में 6 कार्बन हो गए और 5 हाइड्रोजन, पांचों, क्योंकि यहाँ वाला हाइड्रोजन नहीं होगा, ये लगा हुआ है, तो यहाँ पे 6 कार्बन आ गए, 5 हाइड्रोजन आ गए, ठीक है। अब देखो 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, ठीक है, 5 हो गए थे, 6 7 8 9 10, देख लो कैसे एकदम गैस करा, बिल्कुल सही कंपाउंड बना लिया हमने। अब क्या करना है यहाँ पे, जिसने भी, क्योंकि भाई अब हाँ, वैसे इनिशियली मैं बात करूँ, हो सकता है आप लोगों के दिमाग में क्लिक ना कर रहा हो, ये मेरे कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा एक यार आपसे आगे हूँ, थोड़ा ज्यादा दिमाग चला है, थोड़ा ज्यादा केमिस्ट्री पर काम करा है, हो सकता है आपके ना करे। तो आप कैसे करेंगे, आप, मैं आपके तरीके से भी बता दूं, तो आप सबसे पहले सिंपली जाएंगे, वही अपना मैप बना लीजिएगा जल्दी से, आयोडीन NaOH के साथ, यहाँ पर आपको जो है वो CHI3 मिल जाएगा, एंड एक यहाँ पर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की सॉल्ट दे रखी है, सी सॉल्ट बोल लिख रहा हूँ मैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की सॉल्ट। अब इन्होंने क्या बोला है, तो अब बी की रिएक्शन, मतलब यही जो बी है, कार्बोक्सिलिक एसिड की सॉल्ट, इसकी रिएक्शन आप करा रहे हैं रेड फॉस्फोरस क्लोरीन के साथ, ओके। तो ये जिस भी बच्चे ने ये रिएक्शन बता दी, मतलब बढ़िया बेटा, आप सही कर रहे हो। और रेड फॉस्फोरस, तो ये आपकी HVZ रिएक्शन है, ठीक है। तो आपको एक C कंपाउंड मिल रहा है, फिर आप क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हो ऑफ C फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गिव कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे एंड देन उसकी एसिडिफिकेशन करोगे, तो आपको यहाँ पर एक कंपाउंड मिल जाएगा D। ये इन्होंने यहाँ तक बात करी, तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारे तरीके से समझाऊंगा मैं। अब देखो ये वाली चीज अगर नहीं पता, तो मेजरली आपसे सवाल नहीं होगा मेरे हिसाब से। बाकी जिसको पता होगा वो ये सवाल, इस टाइप का सवाल बना लेगा। तो ये चीज आपको कोई कहेगा कैसे पता होगी, भाई बता दो दी मैंने, अब मतलब और कैसे बताऊं, बताई तो है यार। तो इस टाइप का आपको कुछ भी दिख जाए, कल को C8H कुछ कर H9 करके दे दें, तो आपको दिमाग में क्लिक कर जानी चाहिए बात कि हाँ ये कहीं ना कहीं जो है वो हमें सर ने बात बताई थी, यही इसी के अबाउट घूमना है। तो अब यहाँ पर ये कंपाउंड था, इससे कार्बोक्सिलिक एसिड की सॉल्ट बनी, CHI3 बना। तो मुझे इस पर्टिकुलर रिएक्शन से जो इन्फ्रेंस मिल रहा है, वो ये मिल रहा है कि ये इंसान जरूरी है। और दूसरी चीज जो मुझे पता लग रही है, वो इसी, अभी मैं ऊपर वाले स्टेप से बात कर रहा हूँ, मुझे ये पता लग गया कि यहाँ पे ये चीज जरूरी है। इतना सब लोग मानते हैं, हाँ सर मानते हैं। तीसरी चीज मैंने आपको बताई बेंजीन रिंग, तो मैं मान रहा हूँ कि मान लेते हैं यहाँ पे एक बेंजीन रिंग भी होगी। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी जितना डाटा गिवन है, उस डाटा के अकॉर्डिंग मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ रही है, कोई ऐसा जिसके नहीं आ रही तो मुझे बताओ, ठीक है सर आ रही है।
अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा, अभी ऊपर वाले की बात हुई है, सिर्फ यहाँ से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि एक बेंजीनिंग है। बेंजीनिंग कहाँ से पता लगेगी, वो जो मैंने बताया अभी वहां से। बेंजीनिंग आपको इससे नहीं पता लग सकती कि आइडोफॉर्म से। आइडोफॉर्म से आपको ये पता लगा, मैंने जो बताया आपको उससे ये पता लगा। अब बात आई, आप जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस पर्टिकुलर इंसान का देखने जाएंगे तो इट वुड बी समवेयर की हो जाएगा, C8 होंगे यहाँ पे, H आपके हो जाएंगे 5 और 3 8, और O आपके हो जाएंगे 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला बन रहा होगा, ठीक है। नाउ आपके दिमाग में हो सकता है एक चीज आ रही हो कि सर ऐसा हो सकता है कि एक CH3 या तो यहाँ हो या फिर यहाँ हो, क्योंकि क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक आप हाइड्रोजन लगा दोगे तो आपका C9H10O ही बन रहा है। ध्यान से सुनिएगा, आप जरा इसका मोलिकुलर फॉर्मूला बैठ के लिखिए इस वाले का। जैसे मान लेते हैं मैं CH3 यहाँ लगा रहा हूँ, मोलिकुलर फॉर्मूला लिखिए इसका, आप देखेंगे C9H10O ही बन रहा है। तो आपके दिमाग में अभी इस ऊपर वाली रिएक्शन से ये चीज आ सकती है कि सर ये भी हो सकता है, यहाँ भी तो कहीं भी हम CH3 लगा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इन्होंने फर्दर नेक्स्ट चीज बोली कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड की सॉल्ट है, इस पर्टिकुलर सॉल्ट पर HVZ रिएक्शन हो रही है, तो आपके दिमाग में वो रिएक्शन क्लिक हो जानी चाहिए कि यार वो रिएक्शन ऐसी थी कि HCOH है, उसका जो अल्फा हाइड्रोजन होता है इस पर्टिकुलर जगह पर क्लोरीन लगाते हैं, इसका मतलब अल्फा कार्बन होना चाहिए। अगर मैं इसकी सॉल्ट बना दूं, मान लो मैंने इसकी सॉल्ट बना दी, साथ में एक मिथाइल ग्रुप कहीं पर भी मान लीजिए अभी के लिए, ये मान रहा हूं मैं, ऐसे मैंने कुछ बना दी इसकी सॉल्ट, तो क्या यहाँ पर अल्फा कार्बन मौजूद है? नहीं है भाई। अल्फा कार्बन क्या होता है? अल्फा कार्बन हैज टू बी sp3 हाइब्रिडाइज। तो अगर मेरे पास ये सॉल्ट बन जाएगी, क्या मैं यहाँ पर HVZ करा सकता हूँ? मुझे बस इतना बता दीजिए, नहीं करा सकता, खत्म हो गया काम। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि इस इंसान के पीछे एक CH2 ग्रुप होना चाहिए और कहीं पर वो बेंजीन रिंग में नहीं होगा। इस तरीके से आप सोचेंगे अगर आपको चीजें याद लगे कि हाँ मतलब आप इतने पक्के खिलाड़ी नहीं। तो ये तरीका है, ये नजरिया सोचने का, देखना कितनी बेसिक बेसिक चीजों पर सवाल बन रहा है। अब सिंपल यहाँ पे HVZ रिएक्शन में करा दूं, खत्म हो गया सवाल। तो यहाँ पर आपको पता लग गया कंपाउंड क्या है। इसका मैं जैसे रिएक्शन कराऊंगा तो मेरे पास ये सॉल्ट आ जाएगी। इस सॉल्ट की मैं HVZ रिएक्शन करा दूं तो जल्दी से करा रहा हूँ मैं बस, ये हो जाएगा PHCH CO नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा Cl। अब ये बोल रहा है हाइड्रोलिसिस की, तो हाइड्रोलिसिस में मेरे हिसाब से वैसे तो यहाँ SNNGP होगी, पर क्योंकि इन्होंने स्टीरियो केमिस्ट्री की बात नहीं करी तो मैं सिंपल सा यहाँ OH कर देता हूँ और ये CO नेगेटिव रहेगा। एंड देन एसिडिफिकेशन करा रहे हैं ताकि मैं यहाँ पर PH CH COH और यहाँ पे OH लगा दूँ, तो ये फाइनल प्रॉब्लम यहाँ खत्म। कुछ मैकेनिज्म की बात करी इन्होंने, और क्या बोला इन्होंने, आइडेंटिफाई ए कर लिया, सब कर लिया, रिएक्शन बता दी। नेम द रिएक्शन बी इज कन्वर्टेड टू सी, बी कौन है? एसिड है, तो HVZ है ये आपकी। राइट मैकेनिज्म ए टू बी का, तो ए से बी का, तो ये आपको आइडोफॉर्म वाला मैकेनिज्म लिखना है। तो यही सारी चीजें थी भाई, बढ़िया सवाल थे, क्वालिटी देखिए आप सवालों की, मजा आया होगा तो मतलब आएगा ही मजा। अब एक और बढ़िया सवाल, ठीक है, ये है, इसकी मैंने इससे रिएक्शन कराई, दिमाग में बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन आ जानी चाहिए, ये है ना, हाँ ये हो गया शायद, ठीक है। गिव्स कंपाउंड बी, 2 मोल्स ऑफ कंपाउंड बी अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन, ठीक है ठीक है। तो बी कौन है यहाँ पे? अच्छा बी ये है, एक सेकेंड। इन प्रेजेंस ऑफ दिस, ये देख के आपके दिमाग में एल्डोल नहीं आना चाहिए, ये देख के आपके दिमाग में क्लेजन आनी चाहिए। एंड ऑब्वियसली वो यहाँ से भी आ सकता है क्योंकि यहाँ पर आपको पता है एस्टर बन रहा है, कंपाउंड सी दे रहा है, ठीक है। सी को आपने ट्रीट करा मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अच्छा अच्छा सर ये तो वो है हमने जो कन्वर्जेंस में पढ़ा था, क्या मिथाइलेशन करा देते हैं, ये मिल रहा है। डी की रिएक्शन जब हम कराएंगे एल के सोल्यूशन के साथ फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, तो आपको ये कंपाउंड मिल रहा है विच गिव्स पॉजिटिव बाइकार्बोनेट टेस्ट, ओके। फिर इसको हीट करा तो ए मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे मैप आप लोग आई होप बना लीजिएगा खुद ही। यहाँ पर मैं आता हूँ C4H8 को मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ ऑक्सीडाइज, तो मुझे एक पर्टिकुलर एस्टर मिल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर एस्टर की पॉसिबिलिटीज देखूं, ये है, और यहाँ पे C2H5 एक एस्टर ये पॉसिबल है। अभी अभी फर्स्ट रिएक्शन ही देखिए मैंने, और कुछ नहीं देखा, बाकी पता लग जाएगा। और दूसरा एस्टर जो है वो ये पॉसिबल है, साथ साथ ही करेंगे क्योंकि मतलब मैंने ये क्वेश्चन जान के बिल्कुल पहले सॉल्व नहीं करे ताकि बिल्कुल नेचुरल एकदम निकले कि हाँ जो जो मैं कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ उस तरीके से मैं डिलीवर कर पाऊँ। ये यहाँ पर आ गए पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो ये इन दोनों में से कोई ना कोई भी हो सकता है, या तो ये या तो ये, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर इसके 2 मोल्स लिए हमने अंडरगोस करा है सेल्फ कंडेंसेशन में, तो यहाँ पर आप किसी की भी क्लेजन कंडेंसेशन करा दीजिए। आपका क्लेजन कंडेंसेशन का प्रोडक्ट आपको पता है, तो वहां पर आपको क्लेजन के बाद आपको सी मिल जाएगा। मैं सोचना चाह रहा हूँ क्या मैं यहाँ पता लगा सकता हूँ ये, तभी मैं आगे रिएक्शन करूंगा। फिर इसकी रिएक्शन में मिथाइल ब्रोमाइड और उससे करा रहा हूँ, तो मुझे डी मिल रहा है। अब डी की रिएक्शन जब मैं किससे करा रहा हूँ, एक्वस केओएच से करा रहा हूँ, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, मुझे ये मिल रहा है, ओके।
तो ये कंपाउंड क्या है अगर मैं सोच पाऊँ। ओके, तो एक OH लग गया होगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ठीक है, मेरे दिमाग में थोड़ी थोड़ी चीज़ आई। विच गिव्स अ पॉजिटिव बाइकार्बोनेट टेस्ट, मतलब ये बेसिकली कहना चाह रहा होगा कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। कंपाउंड ई को जब मैंने हीट करा तो मुझे दोबारा कंपाउंड ए मिल रहा है। ओके, तो ये C4H8 होता, तो अब यहाँ पर डी से मुझे ई कैसे जा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर मैं ई पर जा रहा हूँ बाय एल्कली से रिएक्शन। और ई को जब मैं हीट कर रहा हूँ तब मुझे ए मिल रहा है। ओके ओके ठीक। तो हीटिंग से कुछ याद आ रहा है? हीटिंग करने पर देखो, ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर 5 कार्बन है, ए में 4 कार्बन थे, तो कहीं ना कहीं CO2 निकाली होगी, मतलब हीटिंग ऑफ कोई सा एसिड की बात हो रही है यहाँ पर। आई होप सो आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। तो मेरे हिसाब से यार, अगर मैं यहाँ पे CH3Br लगाऊं, यहाँ पर ही आ जाएगा। एंड देन मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कराने गया तो ई में मुझे 5 कार्बन चाहिए, मिल गया मुझे। बस बस ध्यान से मिल गया, हो गया, बढ़िया, मजा आएगा। आइए देखते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पर मैं जब बेस से रिएक्शन कराऊंगा तो आएगा मेरा 5। एक सेकंड, मैंने कुछ गलती करी है क्या? यहाँ पर 4 कार्बन हो गए? नहीं नहीं, सही सही, 1 2 3, सही है सही है, बढ़िया एकदम। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर मुझे समझ में आ गई, इसी से मुझे हिंट मिली। कैसे हिंट मिली मुझे? ये 5 दिख रहा है, ये 4 दिख रहा है। ध्यान से आओ, ये 5 कार्बन है। अगर यहाँ 5 कार्बन है तो क्या डी में कितने कार्बन होंगे? सर डी में तो वैसे ही लिखा हुआ है यहाँ 7 कार्बन है, बिल्कुल ठीक है ठीक है। डी में जो है यहाँ पर 7 कार्बन है। ओके। एंड एक और चीज यहाँ पर क्या करा मैंने, कंपाउंड डी ऑन ट्रीटमेंट विद दिस, तो ठीक है, यहाँ पर 7 कार्बन है। उस 7 कार्बन से पहले यहाँ पर कितने कार्बन होंगे? सर 6 कार्बन होंगे। सही कराऊंगा मैं यार, कुछ मिस हुआ? अच्छा, क्लेजन करानी है ना यहाँ पे। ओके, नहीं नहीं यार, थोड़ी गलत सोचा था मैंने। तो यहाँ पे जरा क्लेजन अगर मैं कराऊं, आइए जरा क्लेजन करानी पड़ेगी यार, मुझे लग रहा है मजबूरन। तो दोनों की मैं क्लेजन कराता हूँ, मेरे हिसाब से फिर मुझे आंसर मिल जाएगा। आओ जरा क्लेजन कराएं साथ में मिलके। यहाँ आ जाएगा CO। मैं ऐसा करता हूँ, क्लेजन रिएक्शन लिख देता हूँ, क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए आप लोगों को लगे। तो क्लेजन मैं एक ही करा के फिर मैं आपको समझा दूंगा। साहब मान गए सवाल को, भाई खतरनाक सवाल है यार। देखो, क्लेजन कंडेंसेशन यहाँ पे मैंने कराई पहले। दो पॉसिबिलिटी सोची थी, वो आपको समझ में आ गई थी, हाँ, या तो बी या तो ये। इसकी मैंने क्लेजन कंडेंसेशन करा यहाँ पर। इसकी क्लेजन में जरा नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, सी 7 आएंगे। 7 कार्बन दिख रहे हैं, तो ये फॉर्मूले से कहीं ना कहीं रेजोनेट करेगा। फिर अगर मैं इसकी कराऊंगा क्लेजन कंडेंसेशन, कौन से वाले की, यहाँ पर आप देखो, इसको मैं फर्स्ट बोल रहा हूँ, इसको मैं सेकंड बोल रहा हूँ। मैंने सबसे पहले 2 वाले की क्लेजन कंडेंसेशन कराई, मुझे एज डिजायर्ड चीजें मिल रही थी। फिर मैंने फर्स्ट वाले की कराई, आप देखते हैं 1 2 3 4 5 6, मुझे 6 वाला मिल रहा है। दैट मीन्स क्लियरली एक चीज यहाँ से मेंशन हो रही है। क्या मेंशन हो रही है? कि अगर यहाँ पर 6 कार्बन है, अगर यहाँ पर एक कंपाउंड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बी, जिसकी मैं क्लेजन कंडेंसेशन करा रहा हूँ, और मुझे टोटल 6 कार्बन मिल रहे हैं, और मुझे टोटल 6 कार्बन मिल रहे हैं, दैट मीन्स ये वाला मेरा आंसर होगा। और ये चीज अगर हो गई तो बस हो जाएगा। आई होप सो, बढ़िया चीज थी ये, समझ में आई होगी। अब मुझे इसकी करानी है मिथाइल ब्रोमाइड और वही उससे रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको पता है CH3 लग जाएगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर CH3 लगा देता हूँ। आई होप सो समझ में आया होगा लॉजिक, क्या लॉजिक हिट हुआ। बाकी एक बार समराइज करेंगे यहाँ पर। मैंने आपको हो सकता है लग रहा हो कि यार थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। जिन जिन बच्चों को भी, जो जो बच्चे मेरे साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं ना भाई, कमेंट में जरूर बताइएगा क्या ये अप्रोच सही थी, क्योंकि मैंने एकदम इनको सॉल्व नहीं करा। मैं चाहता तो एकदम पहले सॉल्व करता फिर यहाँ पे समझाया था, बट मैंने कहा थिंकिंग मुझे सीखा नहीं कि कैसे सोचना चाहिए। तो यहाँ पर इसी वजह से मैंने जस्ट ये निर्णय लिया कि यार मैं जो भी कर रहा हूँ वो बिल्कुल सोच सोच के, जैसा एग्जैक्टली सोचा है मैंने वैसे यहाँ पर करूँगा। सो हियर वी हैव, यहाँ पर कहाँ तक आ गए थे? यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर मुझे बेस से रिएक्शन करानी है। बेस से रिएक्शन कराने के बाद आप देख सकते हैं क्या मिलेगा, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। तो मैं उसका लॉजिक बताता हूँ अभी। तो यहाँ पे मैं इसकी बेस से रिएक्शन करा रहा हूँ, आपको पता है क्या हो जाएगी ये, दिस इज योर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो यहाँ आपकी हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर हो जाएगी मेरे हिसाब से। और यहाँ कितने कार्बन का प्रोडक्ट मिलना चाहिए आपको? मेरे हिसाब से यहाँ पर 7 से, तो हाँ 2 कार्बन का बने, तो कितना बढ़िया एकदम फिट हो गया यार सवाल, मतलब मजा आ गया। COO CH, ये CH3। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर जब आप कराएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पर, क्योंकि बेसिक हाइड्रोलिसिस है, बेसिक हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, यहाँ पर सॉल्ट बनेगी। उसके बाद मैंने क्या करा, इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो ये मुझे एसिड मिला। अब यहाँ पर मैं हीट करूंगा तो आई थिंक ये क्या होगा, अल्फा बीटा, बीटा कीटो एसिड है ना। और मेरे हिसाब से बीटा कीटो एसिड को अगर मैं हीट करता हूँ तो शायद ये वाली CO2 निकल जाती है, और मेरा प्रोडक्ट ये मिल जाएगा। देखें जरा, एक बार मुझे बताइएगा अगर मैं गलत हूँ तो। मेरे हिसाब से यार यही था, यही पढ़ा हुआ मैंने। अब जरा आओ देखें क्या हम सही पहुंचे। एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे इन्होंने आगे कुछ दे रखा है। अच्छा, इन्होंने बोल दिया कंपाउंड ही पॉजिटिव कार्बोनेट टेस्ट देगा, मतलब ये NaHCO3 से रिएक्ट करेगा, दैट इज एसिड बेस्ड रिएक्शन। हाँ बिल्कुल होगी, क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, इसी वजह से ये बोला है। अब ये बोल रहे हैं कंपाउंड ए जो है वो नेगेटिव फेहलिंग टॉलरेंस टेस्ट दे रहा है और पॉजिटिव आयोडोफॉर्म। आओ देखो, क्या कंपाउंड ए ये जो मैंने बनाया है, क्या ये
कीटोन है, हाँ। क्या ये टॉलरेंस देगा? नहीं। क्या ये फेलिंग्स देगा? नहीं। बहुत बढ़िया। क्या ये आयोडोफॉर्म देगा? हाँ देखो भाई, मतलब मैंने लास्ट लाइन पढ़ी भी नहीं थी, तब भी मैं सही आंसर तक पहुंचा। आई होप सो आप लोगों को थिंकिंग समझ में आई होगी। अब जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने समझाया भी ज्यादा नहीं, आई एम श्योर मैंने बहुत अच्छे से नहीं समझाया, क्योंकि मैं साथ साथ सोच रहा था, साथ साथ सिखा रहा था किस तरीके से सोचना है। ठीक है, तो आइए अब मैं आपको समझा देता हूँ। एक कंपाउंड था, उसका उसका क्या बोल रहा हूँ, चार उसका यार क्या होता है ये, 4 कार्बन का। तो उसका कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था। आपको ये पता लगना चाहिए दिस इज योर पर एसिड, पर ऑक्सी एसिड बोलना चाहिए, इसका नाम भूल गया मैं यार। ट्राइफ्लोरो पर ऑक्सी एसिड होता है ना शायद इसका। तो यहाँ पर ये एसिड था, इससे आपको पता होना चाहिए कि एस्टर बनेगा, और यहाँ पर एस्टर बनना है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जो थ्योरी से आपको मिलती है। फिर यहाँ पे आपको इससे पता लगना चाहिए कि क्लेजन कंडेंसेशन, तो यहाँ पे एक और कंफर्मेशन हो गई कि ये पक्का आपका एस्टर है। आपको एक कंपाउंड मिल रहा है सी, फिर सी को आपने रिएक्ट कराया किसी इथाइल ब्रोमाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड, तो आपको मिल रहा है ये डी। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आपको जाना है कैसे, तो ये सब आप पढ़ लेंगे, ये सब आपने पढ़ लिया। अब मैं बता रहा हूँ आपको सोचना कैसे है। अब ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी कि ये जो कंपाउंड ए है, ध्यान से देखिएगा, ये एक पॉसिबिलिटी है, या तो ये हो या तो ये हो। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बता दो। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये भी तो पॉसिबिलिटी है, बेटा ये दोनों सेम बात है। आईयूपीएससी पढ़ा है ना थोड़ा बहुत, हाँ। तो ये दोनों लोग सेम बात है, तो आपको इतना पता होगा कि ये दो ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, मैंने ये स्टार्टिंग की लाइन पढ़ी नहीं थी, तो इसी वजह से मैंने, देखो आप, अगर मुझे ये चीज नहीं देते ना, मैं तब भी लगभग लगभग आंसर तक पहुंच गया था। देख रहे हो आप नजाकत। तो इस तरीके से सवाल करा है कि यहाँ तक आप पहुंच सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाली अप्रोच आई होगी काफी बच्चों को, जिनको नहीं है उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले इस चीज को पकड़ना है। मैंने सबसे पहले C4H8 O के दो पॉसिबल स्ट्रक्चर बना दिए, उसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लो, कुछ भी आप कर लो, आपको पक्का पता होगा कि या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है, जो हमारा उस इससे एट द एंड एस्टर दे रहा है। तो यहाँ पे इसने बहुत बढ़िया हिंट दे दी कि ये नेगेटिव फेलिंग्स टेस्ट दे रहा है, नेगेटिव फेलिंग्स या टॉलेंस टेस्ट, एंड पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। यहाँ पर ये बहुत प्यारी आपके सामने हिंट है। सो दैट मीन्स आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप को हटा दीजिए, ये आपका स्ट्रक्चर मिल गया। इसकी अब आप आराम से करा दीजिए ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड से रिएक्शन। हाँ, नाम अब सही आ गया, अचानक मुंह अचानक निकल गया। तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पर हम बड़ा वाला जो ग्रुप है वहां पर इंसर्ट कर देते हैं। ये आपका मिल गया, जो भी आपका कंपाउंड था, दैट इज आई थिंक, मुझे ये दिख रहा है, ये कंपाउंड आपका मिल गया, जो हमने क्लेजन कंडेंसेशन इतना ज्यादा सोच के, मतलब मैंने सोच के निकाला है। अगर मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ लेता तो हाँ मैं भी इतना कुछ नहीं करता, बट आई होप आपको ये वाली थिंकिंग भी समझ में आई होगी। जो अच्छे बच्चे हैं मैं उनसे रिकमेंड करूंगा कि नॉट फॉर द सेक ऑफ केमिस्ट्री के, यहाँ क्योंकि हम केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं, बट बिकॉज इससे आपकी थिंकिंग में डेवलपमेंट आएगी। सोचना सीखना है हर जगह, मेन चीज मेरे हिसाब से यही होती है हर जगह। कुछ भी आप काम कर रहे हो, कुछ भी आप पढ़ाई कर रहे हो, उसमें आपको जो मेन चीज आनी चाहिए, जो आपको उसका फर्ज, उस चीज का फर्ज यही हो कि आपकी थिंकिंग डेवलप हो। वही जो मेन जिंदगी में सबसे बेहतरीन स्किल्स वगैरह बात चलती है ना, कि कौन सी स्किल बढ़िया होनी चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग जितना मैंने एक्सपीरियंस करा है ना, द एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली बहुत जरूरी स्किल है, बहुत जरूरी स्किल है। और उसको आप ऐसे कोर्सेज वगैरह देख के नहीं कर सकते, उसको आप प्रैक्टिस से ही कर सकते हो, कि आप सोचने की प्रैक्टिस कर रहे हो, अलग अलग सिनेरियो सोच रहे हो। तो वो यहाँ पर आई होप इस क्वेश्चन ने आपको सिखाई होगी, और मैं भी वही अप्रोच सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी ऑब्वियसली सेकंड वाली अप्रोच तो बहुत आसान है, मैं देख पा रहा हूँ, बड़ा सा क्वेश्चन है, पर अगर ये चीज जिसने पहले पढ़ ली होती तो वो उसको ऊपर नहीं होती। बट अगर मुझे ये चीज नहीं थी मैं तब भी आंसर कर देता। ये दिस इज द पावर ऑफ द एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली। तो अब देख लेते हैं कि यहाँ ए से ई तक का स्ट्रक्चर बना दिया। नेम ऑफ द रिएक्शन लिख लीजिएगा भाई, क्लेजन हो गया, एक का बियर विलीगर ऑक्सीडेशन हो गया। हाँ ये थे बस रिएक्शन। और फिर क्या यहाँ पे ए से बी के स्टेप्स बता दीजिए। हाँ, तो यहाँ पे बेयर उसका, हाँ, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन का आप मैकेनिज्म लिख दीजिए। फिर क्लेजन का मैकेनिज्म बोल रहे हैं तो लिख दीजिएगा, ठीक है जी। एनी वन का लिखना है, तो बढ़िया सवाल था। आते हैं अब इस पे नेक्स्ट पर। अगेन आई होप सो अब आप इस टाइप का सवाल बना लेंगे। मैं चाह रहा हूँ पॉज करके आप ट्राई करिएगा। आई होप कर लिया होगा आपने। अच्छा, पीछे वाला भी तो एक सवाल था, वो हमने कर लिया था क्या? तो मुझे उस वाले क्वेश्चन को देखो, एक चीज अचानक से याद आई कि हमने बी और सी तो बना दिया, पर डी और ई की मैंने यहाँ पर बात नहीं करी। तो बी और सी की अगर मैं बात करूँ तो इनमें से कोई सा भी एक बंदा बी होगा, कोई सा भी एक बंदा सी होगा। इनकी जब मैं H प्लस से रिएक्शन कराऊंगा, तो दिस रिएक्शन वॉज, जहाँ पर हम वो कराते हैं यार, पूरा मैकेनिज्म पढ़ा है इसका, परकिंस है, नहीं नहीं, इसकी कौन सी रीअरेंजमेंट थी यार, बैकमैन रीअरेंजमेंट, हाँ बैकमैन रीअरेंजमेंट है ना। तो एक में क्या होगा, आपका अमाइड बनता है ना इसमें, याद करिए, आपको मैंने शायद अभी कराया होगा किसी ना किसी रिएक्शन में, कि जो OH के सामने वाला होता है ग्रुप, वो माइग्रेट करता है, OH के सामने वाला ही करता है ना माइग्रेट, हाँ शायद यही करता है मेरे हिसाब से। अगर मैं गलत बता रहा हूँ तो मुझे बता दीजिएगा, बट जितना रिमेंबर OH के सामने वाला माइग्रेट करता है। अगर मैं कुछ गलत गलत बता रहा हूँ तो वो आप लोग मुझे पता है, वो आप करेक्ट कर देंगे। तो ये माइग्रेट करेगा, सो CONH, और यहाँ पर C3H7 लग जाएगा इसमें। और इस वाले में जब मैं बात करूंगा तो इस वाले का माइट ये बनेगा, CO NH CH3।
तो ये आपके डी और ई बनेगा, क्योंकि मुझे अचानक उस क्वेश्चन को देख के याद आया कि यार मैंने एसिड वाली रिएक्शन तो कराई नहीं, मतलब अमाइड नहीं बनाया सेकंड में। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा, तो आप चलते हैं उसी वाले पर। तो अब ये बेचारा छोटा सा प्यारा सा सवाल लग रहा है, यहाँ पर आपको देखते ही क्लैरिटी मिल गई होगी कि यार ये तो पक्का ये है, क्योंकि इन्होंने अभी अभी जस्ट करा है। दो आइसोमेरिक कंपाउंड यही दे रहा है और कोई नहीं दे रहा, तो यहाँ पे इसकी डायरेक्टली हाइड्रोक्सिल से रिएक्शन कराओ। ये NOH यहाँ पर आ जाएगा, एक साइड लगा दो CH3, एक साइड लगा दो C2H5, प्लस साथ में इसी का आइसोमर बना दीजिए। ये आ जाएगा C2H5, ये आ जाएगा CC। आई होप आपको क्वालिटी लग रही होगी यार सवालों में, मतलब कम सवाल करें, क्वालिटी देखिए आप, मतलब मजा ना आए तो पैसे वापस। यहाँ पे आप H+ से रिएक्शन कराओ, अमाइड बनाओ, यहाँ पर आप H+ से रिएक्शन कराओ अमाइड। लोग कितना आसान सवाल है, इतने बड़े बड़े सवाल करें। और मेरे हिसाब से शायद यही कुछ ना कुछ रीसेंट ईयर का है। हमने कुछ थोड़े पुराने सवाल देखे, उन पुराने सवालों की क्वालिटी देखी और इसकी क्वालिटी देखी, लग रहा है ना कितने पहले जो है वो डिफरेंट डिफिकल्ट सवाल थे। और मेरे हिसाब से पुराना करिकुलम फिर बेटर नहीं हुआ लॉजिकली। अगर मैं सोचूंगा, कुछ लोग सोच सकते हैं कि नहीं यार पेपर आसान हो गया, ठीक है, बट यार कितना कुछ सीखने को मिल रहा था, कितना कुछ सोचने को मिल रहा था। अब करंट के अगर मैं ट्रेंड देखूं तो शायद उन लेवल के सवाल नहीं दिखने चाहिए मुझे जब हम अभी सॉल्व करेंगे एनईपी वाले। तो मुझे ऐसा लग रहा है, वैसे वैसे मुझे याद है अपने टाइम वाला तो कोई खास डिफिकल्ट नहीं था, उससे पिछले वाला थोड़ा ध्यान में आएगा तो देखेंगे, बट मेरे वाला जो एनईपी का था वो मुझे नहीं लगता कोई खास डिफिकल्ट था, ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ा था। तो मतलब पुराना करिकुलम हमें कुछ ना कुछ यार पुश तो कर रहा था, एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली के लिए। पुराने जो भी प्रोफेसर लोग बना रहे होंगे, तो आई रिकमेंड कि यार ड्यू से मैं बोलूंगा रिक्वेस्ट करें कि बच्चों को सोचना सिखाने पर आप कुछ ना कुछ काम करिए, यही मैं बोलूंगा। बाकी देखो कितना आसान सवाल है यार, तो समझ में भी नहीं आ रहा, मतलब शुरुआत ही खत्म हो गया। तो जिस बच्चे ने वो सवाल करा होगा मतलब उसको ये क्या ही लगेगा, खुद ही सोचा। अब आप खुद ही सोचो, आप मैंने पीछे इतना बड़ा भयंकर वो ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड वाला सवाल कराया, उसका एक छोटा वर्जन आपके एग्जाम में आ जाए, कितनी आसानी से बना लोगे आप। समझ रहे हो ना बात। तो बड़े सब मुश्किल सवाल करके यही फायदा होता है कि जो इजी वाले जो थोड़े मीडियम वाले होते हैं वो इजी से भी इजी लगते हैं। काफी बच्चे होंगे भाई देखना, वो सोच ही नहीं पाएंगे आइसोमेरिक कहाँ से आ गया, पर आप सोच लोगे क्योंकि आपने जो है वो समझ लिया। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात हो रही है यहाँ पर। काफी बच्चे सोच ही नहीं पाएंगे यार कि ये क्या होता है। और जनरली क्लास में मतलब टीचर्स वगैरह भी आई डोंट थिंक ये इतना खास डिस्कशन कर रहे होते हैं कि यहाँ पर जो है वो ऑक्साइम पर हाइड्रोक्सिलामाइन पर फर्दर बात करते हैं कि ये ऑक्साइम जो बनता है वो आइसोमर शो करता है। तो कीटो सॉरी सिन क्या बोलते हैं, वर्ड भूल रहा हूँ यार मैं उसका, कौन सा ऑक्साइम, कीटोक्साइम या एल्डोक्साइम के बारे में। हाँ, दिस इज बेसिकली और एल्डोक्साइम, एल्डोक्साइम है आपका, ये भी आपका एल्डोक्साइम है, सॉरी क्या गलत बोलते हैं, कीटोक्साइम है, मतलब ये कीटोन से मिलकर बना है। तो जो कीटोन की रिएक्शन करके बनता है कीटोक्साइम, उनके बारे में बात नहीं करते। मैंने भी नहीं मुझे भी नहीं लगता मैंने भी करी होगी, क्योंकि वो इससे रिलेटेड हमने भी नहीं देखा, हमने हमारे टीचर्स ने भी पढ़ा है जो नोट्स वगैरह बुक्स मिले, उनमें भी इतना जो है वो ज्यादा नहीं करते। पर यहाँ पे सवाल आया हुआ है, आप देखो आपका दिमाग घूम जाएगा, आप कह दोगे कि यार ये आइसोमेरिक कंपाउंड। जिस बच्चे को आइसोमेरिक नहीं पता होगा ना भाई, आई एम श्योर वो इस सवाल में भी उसको परेशानी होगी। मानते हैं आप इस बात को या नहीं मानते, मुझे बता दो कमेंट में। मानते हो, ठीक। तो बढ़िया मुश्किल सवाल हमने देख लिया, अब शायद आई थिंक थोड़े आसान सवाल होंगे, तो अब आसान सवालों की तरफ चलते हैं, निपटाते हैं उनको जो प्यारे प्यारे से होते हैं। अब देख लो 10 नंबर का ये सवाल था, इससे पीछे वाला हमारा कितने नंबर का होगा, ये भी यार लगभग इतने ही नंबर का होगा, 10 से कम का क्या ही होगा। देखो ये भी 10 का सवाल। तो अगर कन्वर्जन क्लिक कर जाए, सॉरी ये अगर पूरा वर्ड प्रॉब्लम क्लिक कर जाए, तो 10 नंबर फ्री के हैं भाई। और सोचो अगर आप सोचो आप एग्जामिनर हो और आपने जो है वो इस लेवल का सवाल बनाया, किसी भी एग्जामिनर ने इस लेवल का सवाल बनाया, ठीक है, और किसी बच्चे ने वो सॉल्व कर दिया। अच्छा हाँ, ये वाला मेरे हिसाब से ना आप समझ में आया, ऑनलाइन का है, जब पेपर ऑनलाइन हुआ था ना तब तक भाई क्या तो टी शर्ट ने बढ़िया करा। ये ऑनलाइन वाले टाइम का सवाल है, हाँ इसके मुझे प्रिंट से पता लगा, क्योंकि ये जो टाइप्ड फॉर्म में दिख रहा है ना सारा कुछ, ये एकदम टाइप फॉर्म में। तो टाइप फॉर्म वाले ना जो ऑनलाइन कोविड के टाइम पे पेपर हुआ तो उसके थे तभी बनाया था भाई, मजा आ गया। सैल्यूट टू दोस्त टीचर जिन्होंने ये वाला पेपर बनाया था। उन्होंने सोचा होगा कि यार ऑनलाइन पे आंसर तो आराम से मिल जाएंगे, उन्होंने कहा अब देखते हैं इनको दिखाते हैं भाई आंसर ढूंढ के दिखाओ। तो बहुत प्यारा सवाल बनाया जिस भी प्रोफेसर ने बनाया, डीप रिस्पेक्ट, ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दैट पर्सन, मजा आ गया। तो ये अब अच्छा अब दिमाग में है, देखो सोच ऐसी बैठे बैठे आपसे बातें कर रहा हूँ मैं, सोचते दिमाग में है कि अच्छा ये ऑनलाइन का था तभी इतना प्यारा सवाल था, ठीक है। तो जिस भी अगर बच्चे को ये अगर मान लो ये पेपर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और आपने सॉल्व कर दिया इस लेवल का सवाल, भाई एग्जामिनर कितना इंप्रेस होगा सोचो। और ये फर्स्ट क्वेश्चन होता है भाई, अगर मैं एग्जामिनर मैं चेक कर रहा हूँ वो पेपर, मैंने ऐसा सवाल देखा पेपर में किसी भी एग्जामिनर ने बनाया और मैं चेक कर रहा हूँ और किसी बच्चे ने ये सही कर दिया, भाई उसके मैं गलत को भी सही कर दूंगा। मतलब उसमें इतना दिमाग होगा कि वो ये वाले लेवल का जनरली हम सोचेंगे नहीं। आप लोगों को भी सोच के पक्का मैं देख रहा हूँ बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जिनको डर नहीं लगा होगा, वरना बंदा इस सवाल को देखते ही डर जाएगा। और अगर भाई मेरे पास हो कॉपी चेक करने का और कोई बच्चा इस लेवल के सवाल को सॉल्व कर रहा है जिसमें इतना थिंकिंग है, भाई मैं उसके गलत को भी सही करूंगा, उसको पूरे नंबर दूंगा।
मेरे तो यही मानना है। बाकी देख लीजिए, तो इंप्रेशन भी आपका बढ़िया पड़ना चाहिए। साइकोलॉजिकली अगर मैं बात करूँ तो साइकोलॉजी मेरे हिसाब से ये कहती है कि अगर आप इस टाइप के सवाल कर पा रहे हैं तो आपका अच्छा इंप्रेशन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपकी गलतियों को ओवरलुक किया जा सकता है बाई एग्जामिनर। तो कोशिश करिएगा, सवाल आए तो दिमाग लगाएं, अटेम्प्ट करें। मे भी आपको हो सकता है आगे काम है, बाकी डिपेंड करता है। हो सकता है कोई प्रोफेसर अच्छे ना, उनका यो क्या है, चल क्या क्या कर रहा है, उल्टे सीधे मतलब कुछ इन द सेंस की जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव प्रोफेसर नहीं होते वो, मतलब उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप, आपको पता ही है। हर तरीके के लोग होते हैं दुनिया में, तो हम इसमें मैं प्रोफेसर को टारगेट नहीं कर रहा, हर तरीके के लोग होते हैं, अच्छे बुरे। कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हाँ यार बच्चे का फायदा हो भाई, अगर ये बच्चा इस लेवल के सवाल कर पा रहा है तो मतलब भाई पोटेंशियल तो है। और कुछ लोग ऐसे होंगे वो कहेंगे चलो कहीं से मतलब कर लिया बस हटाओ, वो खुद आंसर किसी देख के करेंगे, तो वो ज़्यादा वो नहीं करेंगे। तो आपका नसीब है किस टाइप के प्रोफेसर आपका पेपर चेक कर रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम से सभी के यहाँ पर लेवल सबके निकल गए होंगे, बहुत ही अच्छी वो वर्ड प्रॉब्लम से। अब आते हैं बहुत सिंपल सिंपल चीज़ों पर। थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर, थोड़ा सा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फिर इसके बाद और ज्यादा आसान है। तो अब जो है वो आसान चीजें हमारी शुरू हो चुकी हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखना चाहूँ तो हमें बताना है ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का पता नहीं यार लेक्चर में करोगे या नहीं। वैसे ऑनेस्टली आई डोंट थिंक ये एक रेट वाली चीज हमारी उसमें थी एग्जैक्टली लेक्चर्स में। बट लेट मी जस्ट टेल यू यहाँ पर होता क्या है। दिस इज योर कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर मैं खाली छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अगर मैं अटैक करा रहा हूँ तो बस एक चीज ध्यान से यहाँ पर समझ लीजिए, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, यहाँ डेल पॉजिटिव होता है, यहाँ डेल नेगेटिव। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में पहले जो अटैक होता है वो न्यूक्लियोफाइल का ही होता है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जितनी तेज ये वाला स्टेप होगा उतनी ज्यादा हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, ठीक है। सो अब मैं कैसे पता लगा सकता हूँ कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तेज होगी या हल्की होगी। सिंपल सी बात है, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन बहुत है उसके पास, तो वो चाहता है कि मुझे यहाँ जो डेल पॉजिटिव प्रेजेंट है ये ज्यादा से ज्यादा मिले। जितना ज्यादा यहाँ डेल पॉजिटिव मिलेगा, जितना ज्यादा यहाँ पर डेल पॉजिटिव मिलेगा, उतना ज्यादा चार्ज, उतना ज्यादा यहाँ पर डेल पॉजिटिव मिलने का क्या मतलब है, पॉजिटिव का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन की कमी। जितनी ज्यादा यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी उतना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल का भाई, यही तो मुझे चाहिए। मुझे बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, तो न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, बेहतरीन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर चाहिए। और वो कैसे मिलेगा, जब वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा हो, बस इस बात को ध्यान में रखिए। आइए यहाँ पर सवाल देखते हैं। तो इसको आप देख सकते हैं, ये आपका NH2 है, ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, +R। यहाँ पर ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पर NO2 है, ये क्या शो करेगा, -R। और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कुछ भी नहीं है, पर ये +I शो करेगा। अब बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, समझिएगा। दिस इज एन एल्डिहाइड, दिस इज अगेन एन एल्डिहाइड, दिस इज अगेन एन एल्डिहाइड, दिस इज योर कीटोन। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, ये सब ठीक। तो एक चीज ध्यान रखिए कि सबसे पहले एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, इस बात को आप याद रखिए। फिर मैं एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि कीटोन सबसे पीछे आएगा। अब क्यों आएगा उसकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो कोई भी एल्डिहाइड है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कोई भी मेरे पास एल्डिहाइड है वो इस तरीके का होगा, हाँ जी सर। कोई भी अगर कीटोन है वो कुछ इस तरीके का होगा, हाँ जी सर। तो जो एल्डिहाइड है, ध्यान से सुनिएगा, एल्डिहाइड में एक ग्रुप होता है जो मिथाइल हो सकता है, कुछ भी ग्रुप हो सकता है। जनरली ये आपको +I इफेक्ट दिखाएगा। अगर यहाँ मैं CH3 लगा दूं तो एसिटल्डिहाइड में ये +I इफेक्ट शो करेगा, और यहाँ पर ये +I से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट मत नहीं। बट अगर मेरा कीटोन है तो यहाँ से भी +I मिल रहा है, यहाँ से भी +I मिल रहा है, समझ में आई बात। तो दोनों तरफ से हमें यहाँ पर +I इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब +I से होगा क्या, बहुत प्यारी बात सुनिएगा। इस पर डेल पॉजिटिव आ रहा था ड्यू टू दिस डबल बॉन्ड और पोलर बॉन्ड की वजह से। अब अगर मैं इसके पास क्या हो रही है, डेल पॉजिटिव आने की वजह से इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। द मोमेंट मैंने +I वाला ग्रुप लगा दिया तो क्या वो इलेक्ट्रॉन की कमी को थोड़ा सा फुलफिल करने की कोशिश करेगा, हाँ जी सर। तो ये जो डेल पॉजिटिव कम हुआ था, तो क्या ये अब थोड़ा सा कम, सॉरी कुछ गलत बोल मैंने। एक सेकंड, दोबारा आते हैं, दोबारा जो भी बताया अभी तक भूल जाइए, मैं भी भूल गया क्या बताया था मैंने। यहाँ पर डेल पॉजिटिव आएगा, ये डेल पॉजिटिव किसकी वजह से आ रहा है, यहाँ पर जो है वो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है। अब ये डेल पॉजिटिव आया। अब हमारा क्या गोल है, हमारा ये गोल है कि अगर ये डेल पॉजिटिव बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल बढ़िया अटैक करेगा, ठीक है। अगर कोई बंदा इस डेल पॉजिटिव को कम कर दे तो परेशानी की बात है, हाँ सर है। तो अगर मैं +I लेके आऊं तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से क्या होगा, क्या ये डेल पॉजिटिव कम हो जाएगा या नहीं, सर हाँ, ये डेल पॉजिटिव थोड़ा बहुत कम होने लगेगा। सिमिलर मैनर में यहाँ पर आइए, इस सिनारियो में क्या होगा कि यार ये +I दे रहा है, डेल पॉजिटिव कम कर रहा है, भाई ये भी +I दे रहा है, तो और ज्यादा डेल पॉजिटिव कम हो जाएगा। डेल पॉजिटिव कम होने का क्या मतलब है, मेरा जो चार्ज बन रहा था पॉजिटिव वो कम हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल कहेगा नहीं भाई, मैं तुम्हारे पास नहीं आ रहा, तुम्हारा बहुत कम हो गया है चार्ज, मैं यहाँ पर पहले अटैक करने चाहूंगा। आई होप आपको ये सिंपल लॉजिक समझ में आया होगा। आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर कोई भी +I वाला ग्रुप हो या +R वाला ग्रुप हो, वो आपका रेट को डिक्रीज कर देता है। क्यों डिक्रीज कर देता है, क्योंकि वो डेल पॉजिटिव कम कर रहा है। डेल पॉजिटिव मतलब चार्ज कम कर रहा है। चार्ज कम करने का मतलब यही है कि आप
रिएक्टिविटी कम कर रहा है, खत्म हो गया। अब आओ देखते हैं इसको। तो यहाँ जो अगर मैं देखूं तो सारे के सारे एरोमेटिक वाले हैं। यहाँ पर आप ये चीज यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये हमारी फिनाइल रिंग है। दिस फिनाइल रिंग इज शोइंग माइनस आई। वैसे यहाँ इसको और भी तरह से एक्सप्लेन किया जाता है रेजोनेंस की वजह से कि यार यहाँ पर रेजोनेंस भी दिखा रहा होगा, बट अगर मुझे यहाँ पर कंपैरिजन करना है, आप देख सकते हैं सभी में रेजोनेंस है, तो यहाँ मैच ड्रॉ हो रहा है। अब बात आई सुपर ओवर की। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर रेजोनेंस मौजूद है, ये इधर आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ रेजोनेंस है जो सब में प्रेजेंट है, तो मैच यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है। नाउ द डिफरेंस जो है यहाँ पर वो कुछ ग्रुप्स में, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस आ रहा है, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा जो कि स्ट्रांग होगा। ये प्लस आ रही है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा जो कि स्ट्रांग होगा। यहाँ पर कुछ नहीं है, बट यहाँ पर ये बंदा प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा होगा। साथ साथ यहाँ पे इसका माइनस आर के साथ ये फिनाइल रिंग है जो माइनस आई दिखा रही होगी, ये भी फिनाइल रिंग माइनस आई दिखा रही होगी, ये भी फिनाइल रिंग हमें माइनस आई कहीं ना कहीं दिखा रही होगी। बट यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि ये एल्डिहाइड है, इसके दोनों साइड, क्योंकि ऑब्वियसली डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, तो यहाँ ये जो प्लस आई है, ड्यू टू दिस प्लस आई ऑफ CH3, इस CH3 के प्लस आई की वजह से हम यहाँ पर जो डेल पॉजिटिव है उसको कम कर देंगे। दैट्स वाई ये लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। तो अब मैं इनको लिख देता हूँ 1 2 3 4, उसके अकॉर्डिंग हम ऑर्डर लगा देंगे। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे 4 सबसे कम रिएक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आएगा, आप देखते हैं यहाँ पर कौन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उससे थोड़ी ज्यादा। अब यहाँ पर आप देखिए इसको, ये प्लस आर दिखा रहा है, प्लस आर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इलेक्ट्रॉन देने का क्या मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा, तो आपका यहाँ पर फर्स्ट वाला बंदा आ जाएगा। देन उसके बाद हम बात करें सेकंड और थर्ड में से कौन सा इंसान आना चाहिए। यहाँ पर तो मैं देखूं ये माइनस आई शो कर रहा है, मतलब भाई बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का मतलब है यहाँ जो डेल पॉजिटिव आने वाला होगा उसको और ज्यादा बढ़ा देगा, न्यूक्लियोफाइल के मजे आ जाएंगे साहब। तो न्यूक्लियोफाइल के अगर मजे आ गए तो मतलब मजे की बात आ गई, तो मतलब रेट बढ़ जाएगा। तो दैट मीन्स 3 हैज टू बी सबसे आगे, देन 2। आई होप सो आपको ऑर्डर लॉजिक सब कुछ यहाँ पर क्लियर होगा। तो ये आपका ऑर्डर होगा। ये सबसे पीछे क्यों है, बिकॉज यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट मौजूद है, किसका, मिथाइल ग्रुप का। ये यहाँ पर क्यों है, और ये कीटोन भी है साथ साथ, ये दिस इज योर कीटोन, एरोमेटिक कीटोन है। देन फर्स्ट वाले की बात करूं तो यहाँ पे प्लस आर ऑफ NH2 इज देयर। सेकंड वाले की बात करूं यहाँ पर नो इफेक्ट एज सच, बट जस्ट फिनाइल रिंग प्रेजेंट है, तो उसी की वजह से आया। एंड इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग माइनस आई है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो यहाँ पर मैंने वैसे भी आपको बता दिया, प्लस आर प्लस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, माइनस आई माइनस आर, और आपके सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेट को बढ़ा देंगे। आई होप सो सिंपल सा लॉजिक समझ आओगे। सिमिलर मैनर में यहाँ पर आइए, इस पर अटैक करिए। इसको आप देख सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड इज द मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड इन द सेंस आपका न्यू कार्बोनाइल कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पर ये होता है HCHO आपका, ठीक है जी। एंड देन यहाँ पर CH3CO CH3 CH3CHO C6H5CHO, ये यहाँ पर कंपाउंड्स डिफरेंट डिफरेंट आपके सामने प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपका अगेन एरोमेटिक वाला आ गया, एरोमेटिक एल्डिहाइड है। ये आपका सिंपल एल्डिहाइड है, ये आपका एसीटोन है। अब जो गेम रहेगा वो रहेगा सबसे पहले यहाँ पर नो प्लस आई ग्रुप। अब मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर ये प्लस आई दिखा रहा है, हाँ जी सर, ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रिएक्टिविटी कर। और ये जो है आपका, जो है ध्यान से देखिएगा, इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूं यहाँ पर, क्योंकि अब एल्डिहाइड एल्डिहाइड का कंपैरिजन है ना, सो आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन कि व्हाई एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन एलिफेटिक। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इसका मैं एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। तो क्या ये कुछ इस प्रकार का आएगा, जी सर इसी प्रकार का आएगा, और किसका आएगा, कोई और आएगा तो आप बताइए। तो यहाँ पर ये इधर शिफ्ट हुआ, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। देखिए अब ध्यान से देखिए, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, बढ़िया से खींच रहा था, तो यहाँ डेल पॉजिटिव आने वाला था। इस बेंजीनिक ने बोला बेटा रुको, आई एम देयर, डोंट वरी कार्बन, आई विल गिव माय पाई बॉन्ड टू यू। तो यहाँ पर इसका पाई बॉन्ड इसको ये मिल जाएगा। इसका जैसे यहाँ पर इसको पाई बॉन्ड मिला, तो अब कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गए, दैट इज समवेयर वेरी लेस पोलर, जिसकी वजह से इस पर जो डेल पॉजिटिव आना चाहिए था वो डेल पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, मतलब यह बहुत कम हो जाएगा ड्यू टू दिस क्या होता है, रेजोनेंस की वजह से। तो जिसकी वजह से हमारे जो ये आप स्ट्रक्चर बना देंगे ना, तो आपका काम हो जाएगा आधे से ज्यादा। तो आपको फिर ये बताना है कि ड्यू टू दिस यहाँ पर हमारे जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं दे आर लेस रिएक्टिव देन एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको टैकल करेंगे। तो अब मैं बता सकता हूँ यहाँ पर HCHO जो है मेरा, वो सबसे, व्हाट डू यू कॉल इट, HCHO मेरा सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया, तो इसको मैं 1 2 3 4 ही कर रहा हूँ, तो 4 मेरा सबसे आगे आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं देखूं यहाँ पर मेरे पास, क्योंकि यहाँ एक प्लस आई वाला है, तो यहाँ पर मेरे पास ये आ जाएगा, दैट इज सेकंड वाला। फिर मेरे पास क्योंकि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव, तो एल्डिहाइड्स के केस में यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, दैट इज फर्स्ट वाला। एंड यहाँ पर फोर्थ वाला। एक चीज मैं आपको बोलूंगा यार, एस सॉरी फोर्थ वाला गलत बोल दिया, थर्ड वाला। एसीटोन और बेंजल्डिहाइड में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, इसको आप एक बार क्रॉस चेक करिएगा। किसी बुक का अगर आपको कुछ कटआउट मिले, या आप टीचर से पूछेगा क्या वो आंसर प्रेफर करते हैं, इसमें थोड़ा सा लग रहा है यार मुझे कि ये हो सकता है गलत हो, क्योंकि थोड़ी सी एम्बिग्युइटी सी है इसमें।
आई ऑल्सो हैव टू चेक इट, बट आप लोग भी इसको चेक करके जरूर मुझे बताइएगा, ठीक है। अब जो सवाल है हमारे वो है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पे, तो जल्दी से उनको देखते हैं। ये बहुत डिटेल में पढ़ा है हमें। हमें क्या देखना होता है एसिडिक स्ट्रेंथ में? सिर्फ एक चीज की, जो भी कॉन्जुगेट बेस, जो भी अनायन बना है, अगर उसके नेगेटिव चार्ज को हम कम कर देंगे किसी भी तरह से, तो भाई साहब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया। इस चीज पर फोकस रखते हुए हमें चलना है, जिसके बाद हम इन्फ्रेंस ये निकालते हैं कि भाई अगर हमारा माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है किसी भी ग्रुप कंपाउंड में, तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, क्योंकि एनायन को वो स्टेबल कर रहा है। फिर यहाँ हमने बात करी थी बेंजोइक एसिड की, कि यहाँ पर अगर हम कोई भी ग्रुप लगा दे बेंजोइक एसिड में जो माइनस आर वाला हो, तो भाई उस बेंजोइक एसिड के मजे आ जाएंगे। क्यों मजे आ जाएंगे? क्योंकि भाई वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, मतलब एनायन को स्टेबल करेगा। तो जैसे फिर यहाँ पे एक कंपैरिजन करा था, तो ये इस पे ज्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं है। देन हमने बात ये भी करी थी शायद कि एलिफेटिक वाले क्यों लेस एसिडिक होते हैं एज कम्पेयर टू एरोमेटिक। तो ये एक एलिफेटिक वाला इंसान है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आप इसका जैसे ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम बोलते हैं दे आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब क्वालिटी वाइज बहुत प्यारे, बहुत जबरदस्त इनकी क्वालिटी होती है। तो यहाँ पर भी मैं सेम देखूँ, अगर मैं इसको हटा दूं, ये मेरा एक इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। साथ साथ यहाँ पर बेंजीन रिंग भी कॉन्जुगेशन में, जिसकी वजह से इस एनायन, ये जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो और ज्यादा कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हम चार्ज को कम कर रहे हैं, मतलब स्टेबिलिटी ला रहे हैं। सो दैट्स व्हाई एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आर, सॉरी एल्डिहाइड निकल गया, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन एलिफेटिक वाले। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। देन हमने यहाँ पर बात करी थी SIR की, दैट इज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, कि अगर मैं कोई भी ग्रुप लगा दूं ऑर्थो पर, डायरेक्टली वो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देता है उसके बाद हमने डिटेल में करती है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। आप एग्जाम में बस इतना ही लिखने का अगर सवाल आएगा, बाकी आप सवाल लिखने ना, क्योंकि आगे, इसलिए मैं यहाँ ब्रीफ रिवीजन करा रहा था। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, वो प्लेन चेंज कर देती है। ड्यू टू प्लेन चेंज की वजह से हमारा जो H+ लूज होना है वो ईजी हो जाता है। जिसको ये बात समझ में नहीं आई, बेटा जाके लेक्चर अपना आराम से देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगी। ये क्योंकि सवाल कराने हैं। देन हमने बात करी थी किसकी? ऑर्थो इफेक्ट के बारे में बात करी थी, कि बेंजोइक एसिड है हमारे पास। बेंजोइक एसिड में यहाँ पर क्या होता है, जनरली हमारी जो एसिडिक कैरेक्टर है वो बढ़ता है, बट इन दिस सिनेरियो यहाँ पर हमारा एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाता है ऑर्थो इफेक्ट की वजह से। क्यों? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये कुछ बातें थी जो हमने करी थी। अब आते हैं अपने हम यहाँ पर इसकी तरफ, दैट इज आवर, क्या है थी, दिस इज बेसिकली और व्हाट डू वी कॉल इट एज, हाँ, सवालों की तरफ। तो सबसे पहला सवाल ये है आपका, बेंजोइक एसिड जो है वो क्यों ज्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू एसिटिक एसिड? तो दिस इज योर बेंजोइक एसिड। तो उसका रीजन मैंने आई होप आपको समझा दिया है। क्यों? क्योंकि यार यही यहाँ पर जो है वो ये एरोमेटिक है, इसमें जो है वो बेंजीन रिंग के साथ भी रेजोनेंस होती है, इसमें कोई ऐसा नहीं होती, और साथ साथ में प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। वेराज यहाँ पर बेंजोइक एसिड है जो रेजोनेंस, यहाँ पर दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जरूर बनाइएगा जब भी एसिडिक एसिड स्ट्रेंथ का सवाल कर रहे हो। पहले आप दिखा दीजिएगा कि ये है हमारे पास रिएक्टेंट, प्रोडक्ट हमें ये मिल रहा है, इसमें आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा दिए, पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर ये पूछ रहा है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज वीकर देन मेटा, तो यहाँ पर इसका मैं आंसर देने की कोशिश करता हूँ। तो ये आपका पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जल्दी से हम बना लेते हैं, फिर उसके बाद मेटा वाला बनाते हैं। सिंपल एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं, बहुत ज्यादा कॉन्जुगेट बेस यहाँ पर बैठ के नहीं बनाऊंगा, वो आपको बनाने एग्जाम में, अभी भी नहीं बनाइएगा, एग्जाम में बनाने, क्योंकि एग्जाम में तो ऑब्वियसली मैं नहीं बनाऊंगा। तो इसने बोला है कि पैरा हाइड्रोक्सी जो है वो वीकर है एज कम्पेयर टू मेटा, ठीक है, मान लेते हैं। अब मुझे बताइए ये कहाँ पर है? सर ये पैरा पर है, ये मेटा पर है। आई होप सो सभी लोगों को इतना पता होगा कि पैरा पर प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, मेटा पर प्लस आर इफेक्ट ऑपरेट नहीं होता, यहाँ पर ये माइनस आई शो करेगा। ये लिखते ही आंसर आ गया। क्या आ गया सर आंसर? मतलब कैसे आ गया, आप कैसा बोल सकते हैं ऐसे? तो ये हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो प्लस आर इफेक्ट है, प्लस आर, है ना, हाँ, ये जो प्लस आर है हमारे सॉरी, ये जहां पर जो हमारा प्लस आर इफेक्ट शो हो रहा है, इस प्लस आर इफेक्ट की वजह से क्या होगा, यहाँ जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उस पर हम कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे। जैसे आप, मैंने भी ये समझाया ना, अगर माइनस आर वाला होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, प्लस आर वाला होगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, जिसकी वजह से एनायन कम, कहीं ना कहीं कम स्टेबल होगा, या आप बोलिएगा एनायन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि चार्ज बढ़ रहा है। तो अल्टीमेटली एसिडिक कैरेक्टर कम, वेयर यहाँ पर ये माइनस आई शो करेगा, प्लस आर शो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये मेटा पर है, जिसकी वजह से आपका जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी जो है वो बढ़ जाएगी। आई होप सिंपली समझ में आया होगा, जिन्होंने लेक्चर देखा होगा उनको और ज्यादा आसानी से समझ में आ रहा होगा। और बाकी वैसे कोई ऐसा बहुत नई बात भी नहीं बोली मैंने, सिंपल समझाया, प्लस आर माइनस आर वो बता भी दिया तो वो आ गया होगा। अब बात यहाँ पे हो रही है सैलिसिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ऐसा होता है क्या? दिस इज योर सैलिसिलिक एसिड, दिस इज योर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। लेट मी चेक, क्या ये सही भी है? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फील आ रही है कि ये स्टेटमेंट गलत है, बट देखता हूँ, क्या पता मैं गलत तरीके से सोच रहा हूँ। अच्छा हुआ ये, यहाँ पर इस सवाल से काफी कुछ होगा शायद। मुझे जितना याद आ रहा है इस स्लाइड को देखते हुए, जो लेक्चर है उस लेक्चर में मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ में ये बता दिया कि एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ डिक्रीज हो रही है।
और ये इस वजह से बताया क्योंकि मुझे ये कहीं ना कहीं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल वाला याद था कि वहां पर हमने एसिडिक डिक्रीज करी थी। बट यहाँ थोड़ा अलग होता है यार, यहाँ जो सिनेरियो रहता है वो ये रहता है कि ठीक है यहाँ इनिशियली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट अगर मैं आफ्टर लूजिंग H प्लस देखूं, मैं यहाँ पे करेक्शन भी कर रहा हूँ साथ साथ, ध्यान से देखिएगा, आफ्टर लूजिंग H प्लस ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है यार। यहाँ पर इस एनायन को स्टेबिलिटी मिल जाती है। मेन चीज क्या है यार, हमारा प्रोडक्ट को स्टेबिलिटी मिलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ मानता हूँ मैं रिएक्टेंट को स्टेबिलिटी मिल रही है, पर यहाँ देखो, यहाँ डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव की स्टेबिलिटी, यहाँ पर प्रॉपर नेगेटिव चार्ज है और प्रॉपर यहाँ डेल पॉजिटिव है, तो यहाँ जो स्टेबिलिटी है भाई दैट इज वेरी वेरी हाई। तो यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो यहाँ की हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर। ड्यू टू दिस यहाँ पर जो हमारा सैलिसिलिक एसिड है या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम नहीं इंक्रीज हो जाती है। तो मैं बोलूंगा यार वहां पर जाके जो भी मैंने वीडियो है उस पर एक बार जिन जो भी बच्चे ने वीडियो देखी और उसको याद हो तो एक बार जरा कमेंट करते जाइए कि ये करेक्शन मैंने पीवाईक्यू वाली वीडियोस में कर दी है, देन आई विल पिन दैट कमेंट। तो आई होप आप में से कोई बच्चा ये प्लीज मेरी हेल्प करेगा। तो कोई भी एक बच्चा है प्लीज जाके जल्द से जल्द जिसको याद हो कि यार कहाँ पर मैंने बताया था उस पर जाके कर दे। तो यहाँ पर ये मैंने करेक्शन कराई, क्या कराई मैंने कि मैंने ये बताया हो कि एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, बट ऐसा नहीं है इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये बता दिया मैंने, जब एनायन बना, एनायन के बाद जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हुई वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू दिस इनिशियल वाली। आई होप ये लॉजिक समझ में आया होगा। सो दैट्स वाई इसको क्वेश्चन को खत्म करते हैं। तो यहाँ वही होगा कि यार इसका जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, उल्टा ये प्लस आर दिखा रहा होगा। कुछ लोग सोच सकते हैं कि यार यहाँ भी तो ये प्लस आर दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा है, पर स्ट्रॉन्गर डोमिनेटिंग इफेक्ट इज योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ड्यू टू हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, जो हमारा कॉन्जुगेट बेस बनेगा, उसमें हमारी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। आपको क्या करना है, सिंपली ऑर्गेनिक में बहुत सिंपल है, स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वगैरह बना के दिखा दीजिएगा, काम आपका हो जाएगा, सवाल आपका बढ़िया से हो जाएगा, पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हम देखें तो हर एसिडिक स्ट्रेंथ के सवाल में आप जो है वो कॉन्जुगेट बेस जरूर बनाइएगा। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अल्फा ब्रोमोब्यूटेनोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कराना है बीटा से, तो यार ये तो बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है। आप यहाँ पर तो दोनों के एक आध बार कॉन्जुगेट बेस बना दिएगा, एंड देन अल्टीमेटली यू जस्ट हैव टू से कि यहाँ जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, उसमें ब्रोमीन का माइनस आई लगेगा। सर दूसरे में भी ब्रोमीन का लगेगा? हाँ बेटा, दोनों में ब्रोमीन का माइनस आई लगेगा, पर बिकॉज माइनस आई इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, तो ये क्लोज है तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई करेगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ज्यादा करेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ अगर ये ज्यादा करेगा तो अल्टीमेटली हम देख सकते हैं यहाँ पर ये ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा यहाँ पर सिनेरियो। देन यहाँ पर अगर मैं आऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज योर मीथेनोइक, और मीथेनोइक तो वैसे एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। तो मीथेनोइक की एक और बात मैं बता दूं मैं, इसका बहुत हाई के ए होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट इसका काफी ज्यादा होता है। ये हमारा वो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। इवन इट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन, वैसे शायद ये ना पूछें, प्रोबेबली स्ट्रॉन्गर देन आपका बेंजोइक एसिड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। दिस इज वन ऑफ द एलिफैटिक एसिड जो इससे भी ज्यादा होता है ड्यू टू हाई के या हाई डिसोसिएशन कांस्टेंट की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके आ गए तीन तीन माइनस आई वाले लोग आ गए, तो यहाँ तीन तीन माइनस आई दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक माइनस आई दिखा रहा है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि यहाँ पर सबसे पहले आप मीथेनॉल को लगा देंगे बिकॉज ऑफ इट्स हाई डिसोसिएशन कांस्टेंट। आप बोल देंगे यहाँ पर कोई भी अलग कार्बन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर कोई भी प्लस आई वाला इंसान नहीं, जैसे यहाँ पर ये प्लस आई दिखा रहा है, यहाँ पर एक प्लस आई, यहाँ पर तीन तीन माइनस आई, सॉरी एक माइनस आई, यहाँ तीन माइनस आई। तो ऑब्वियसली यू विल सभी का आप एनायन बना दीजिएगा। उन सभी के एनायन को, जैसे मैं एक का एनायन बना दूं, आपको आपको कैसे लिखना है ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दीजिएगा दैट इज कॉमन टू ईच एंड एवरी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो तो सभी में होगा। नाउ द डिफरेंस इज कि यहाँ पर ये तीन लोग उल्टा बना दिया एरो, तो यहाँ पे इनका एरो दिखा देगा कि ये लोग जो है वो स्ट्रॉन्ग माइनस आई दिखा रहे होंगे, यहाँ पर सिमिलरली ये माइनस आई, तो तीन तीन माइनस आई वाले लोग हैं आपके। तो इस तरीके से यू कैन सिंपली राइट कि तीन तीन माइनस आई वाले लोग हैं ड्यू टू दिस ड्यू टू दी थ्री माइनस आई ग्रुप। यहाँ पर इस एनायन को एक्सट्रीम स्टेबिलिटी मिल जाएगी जिसकी वजह से काफी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो मेरा टू, क्योंकि मिथेनॉइक है वो सबसे आगे आ जाएगा, देन फोर आ जाएगा, सॉरी टू गलत लिख दिया मैंने, थ्री लिखना था, थ्री पर है मिथेनॉइक एसिड, देन फोर आ जाएगा, देन वन आ जाएगा, देन टू आ जाएगा। अगर किसी को भी ऑर्डर में कुछ डाउट हो बेटा तो मुझसे एक बार प्लीज पूछ लीजिएगा, आई लेट यू नो कि क्यों ऐसा है। बाकी मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। इसका क्या ऑर्डर है, मिथेनॉइक हाई डिसोसिएशन कांस्टेंट है, कोई भी यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एक ही है, एक कार्बन, तो कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है यहाँ पर। वेरस जहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता ही है बाकी में। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कहाँ है, हाँ ये वाला, एक सेकंड, मिथेनॉइक ज्यादा होगा ट्राई ब्रोमो, एक सेकंड में इसको भी चेक कर रहा हूँ।
इस वाले को मैं चेक करता हूँ, रुक जाओ पहले मैं फ्यूमेरिक और वो बताता हूँ, मैलिक वाला ये जरूर चीज़ है भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए पहले। बेसिकली सिस ट्रांस वाला सीन है ये सारा। आइए देखते हैं इन्होंने क्या बोला। सो दे आर सिंपली सेइंग कि हमारा जो मैलिक एसिड है दैट इज स्ट्रॉन्गर। तो अब सबसे पहले इन दोनों के मैं कॉन्जुगेट एसिड बना दूं, एंड देन उन्होंने बोला है कॉन्जुगेट बेस बना दूं। सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फ्यूमेरिक एसिड या सेकंड डिसोसिएशन ऑफ फ्यूमेरिक एसिड अगर मोर रेडिली देन मैलिक। आइए इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले कोई सा भी इसमें एच लूज करा दीजिए, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ है और दो डिसोसिएशन करवानी है, तो ऑब्वियसली एसिडिक स्ट्रेंथ इज टोटली डिपेंडेंट ऑन लूजिंग आवर फर्स्ट, आपका जो पहला जो व्हाट डू वी कॉल इट, पहला जो हाइड्रोजन होता है उस पर डिपेंड करती है हमारी पूरी की पूरी एसिडिक स्ट्रेंथ। इसको मैं थोड़ा अच्छे तरीके से बना रहा हूँ। क्या कुछ नजर आया? हाँ जी सर आ गया, बस हो गया काम। अगर ये नजर आ गया तो आपका काम हो गया। सो द पॉइंट इज दिस इज योर मैलिक एसिड एंड दिस इज योर फ्यूमारिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, तमीज से बोलूं थोड़ा। तो ये जो मैलिक एसिड है ये स्ट्रॉन्गर एसिड क्यों है? क्योंकि जब ये H प्लस लूज करेगा, इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा ये हमारा क्या है, H बॉन्डेड स्टेबलाइज है। तो यहाँ H बॉन्डिंग प्रेजेंट है, वेयर एज यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है। क्या सभी लोग इस बात को समझ गए? इस बात का रीजन लिख सकते हैं? हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं ना। अब आगे आओ, इन्होंने बोला है जो सेकेंड डिसोसिएशन है वो फ्यूमेरिक एसिड की जल्दी होती है। मतलब ये जो दूसरा H प्लस है, ये जो दूसरा H प्लस है ये वाला जल्दी लूज करेगा, दैट इज फ्यूमेरिक एसिड जो है वो जल्दी लूज करेगा। क्या मुझे इसका रीजन समझाने की जरूरत भी है? नो सर बिल्कुल आपको इसका रीजन समझाने की जरूरत नहीं है। द रीजन इज सिंपल, क्योंकि यहाँ पर ये जो H प्लस है दिस इज ऑलरेडी इन हाइड्रोजन बॉन्ड विद दिस ऑक्सीजन। तो अगर ये ऑलरेडी बॉन्ड बनाया हुआ है और मतलब इसके एक से ज्यादा बॉन्ड हो गए, कहीं ना कहीं हम बात करें तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया, इसने स्ट्रांगली हेल्ड हो गया है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज बेसिकली स्ट्रांगली हेल्ड ड्यू टू विच ये जल्दी H प्लस लूज नहीं करेगा। तो ये वाला कर देगा, क्योंकि इसको कोई ऐसा परेशानी भी नहीं है। इसको है क्या परेशानी कि भाई अब तो मैं स्टेबल हूँ, मैं नहीं जाऊंगा, तो इसको काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। ये काफी ज्यादा नखरे दिखाया कि नहीं भाई मैं लूज नहीं होऊंगा, मैं एज इट इज रहूंगा, बिकॉज इट इज बीइंग स्ट्रांगली हेल्ड विद द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये आप इसकी रीजनिंग लिख देंगे, और इसी तरीके से यहाँ पर आप कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख देंगे कि फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ मैलिक एसिड इज ज्यादा, बट सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट उसका ज्यादा होता है। तो ये चीज आपसे पूछ सकते हैं, या ये वेरिएशन यहाँ पर कर सकते हैं, बाकी और खास कोई वेरिएशन यहाँ पर नहीं कर सकते। तो एक चीज जो मैं सोच रहा था दैट इज ये ट्राई ब्रोमो वाला एक बार मैं चेक कर लूँ। सो आई होप यहाँ पर मैंने अच्छा करा, यहाँ पर इसको मैंने चेक कर लिया अपनी तरफ से। सो द पॉइंट इज यहाँ पर दिस इज योर ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड। यहाँ पर ये जो CBr3 है, ये पूरा ग्रुप ही यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई इन्फ्लुएंस कर रहा है। यहाँ पर कोई भी, क्योंकि यहाँ तीन तीन माइनस आई वाले लोग लगे हैं, तो ये जो कार्बन है इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि इससे खींच रहे हैं, खींच तो ये कार्बन से रहे हैं, तो इस पर बहुत ज्यादा डेल पॉजिटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से ये यहाँ से बहुत ज्यादा खींचेगा। क्या खींचेगा? इलेक्ट्रॉन को बहुत खतरनाक तरीके से ये खींचेगा। इसी की वजह से यहाँ पर जो मेरा ऑर्डर है अब मैं इसको चेंज करने जा रहा हूं, दैट इज यहाँ पर आपका आएगा फोर्थ वाला, यहाँ आ जाएगा थर्ड वाला यहाँ आ जाएगा। आई होप ये लॉजिक समझ में आया होगा। क्या लॉजिक? कि जो हमारा मिथेनोइक एसिड है, जो हमारा सिंपल मिथेनोइक एसिड है, उसमें कोई भी सच ग्रुप नहीं है, उसका कॉन्जुगेट बेस ये रहा। वेरा जो यहाँ पर ट्राई ब्रोमो वाला है उसमें तीन तीन माइनस आई वाले लोग हैं, जिसकी की वजह से जिन तीन वालों इन्हीं तीनों की वजह से यहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। वेराज यहाँ पर मैं अगर सिंगल वाले की बात करूं, और आई थिंक डबल वाला भी कोई खास नहीं कर पाएगा, यहाँ पर एक ही BR है, तो एक BR कुछ खास यहाँ पर काम नहीं कर पाएगा। को काफी चीज इसमें डेटाबेस में है, यहाँ पर ये जीत जाएगा हमारा जो है वो सिंपल मिथेनोइक एसिड। तो आई थिंक ये हैं कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ के सवाल जो बढ़िया हमारे एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ऑर्डर चेक करूं तो सबसे आगे हमारा ट्राई फ्लोरो ट्राई नहीं फ्लोरो कह रहा हूँ सॉरी, ट्राई ब्रोमो वाला आ गया, देन वो आ गया, देन एसिडिक आ गया। ठीक है, तो ये मेरा ऑर्डर अब करेक्ट है। तो ये हमारे कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ के सवाल थे जो बेहतरीन एग्जाम में आए। नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन इजी पीजी चीजें यहाँ पर आप सभी के सामने, दैट इज शॉर्ट नोट जो आता है वो, मतलब इजी इन द सेंस की ये रटने वाली चीज एकदम प्योरली रट्टाफिकेशन यहाँ पर काम आएगा। तो मैं जैसे यहाँ पर कुछ कुछ शॉर्ट नोट आते हैं कि राइट एनी शॉर्ट नोट, और कुछ कुछ जगह ये आएगा कि फंक्शनल ग्रुप दैट अंडरगो दोज रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्म रिएक्शन कंडीशन मैकेनिज्म। सो आई रिकमेंड कि ये लिखा हुआ आए या ना आए, आपको ये फोकस रखना चाहिए जितने भी शॉर्ट नोट आए कि उनमें ये चारों चीजें कवर होनी चाहिए।
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म उसमें कवर हो, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है उसके बारे में लिखिएगा, देन क्या प्रोडक्ट बन रहा है वो लिखिए, देन रिएक्शन कंडीशन। फॉर एग्जांपल यहाँ परकिंस रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको लिखना है कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसमें इन्वॉल्व है। हर रिएक्शन के बारे में आप ऐसे ही फ्लो में चलिएगा, आपको शॉर्ट नोट लिखने का अच्छा तरीका मिल जाएगा। मैंने भी अभी अभी जस्ट सोचा कि यार अगर कोई भी शॉर्ट नोट है तो उसमें अगर ये चार चीजें हम बिना मतलब अगर ये एक्सप्लिसिटली ऐसे लिखा हुआ ना हो तो इम्प्लिसिटली हमें जो है खुद ही सोच के ये चीज कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बता देंगे कि यहाँ पर एक तो एल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड या एरोमेटिक कार्बोनाइल कुछ भी हम बोल सकते हैं, आप चाहें तो बाकी बेंजल्डिहाइड लिख दिए थोड़ा स्पेसिफिक रहेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि बेंजल्डिहाइड या एरोमेटिक एल्डिहाइड टेक पार्ट करता है अलोंग विथ क्या यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड, साथ में एनहाइड्राइड यहाँ पर टेक पार्ट करती है। ठीक है, तो ये लोग यहाँ पे अंडरगोज करते हैं परकिंस रिएक्शन, या परकिंस रिएक्शन के हमारे ये क्या हो गए, एक हमारा रिएक्टेंट हो गया और दूसरा हमारा रिएजेंट हो गया। ठीक है, देन फर्दर हम यहाँ कंडीशन बताएं तो CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव यहाँ पर हम लेते हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ हम बोलते हैं कि ये बेसिक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज एट द एंड ये एसिडिक हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट हो रहा है ना जैसे हमारा। तो यहाँ पे हमारी कंडीशंस जो होती हैं वो हम कंडीशन बता सकते हैं कि यहाँ पर काइंड ऑफ माइल्डली बेसिक मैं बोल सकता हूँ, तो माइल्डली बेसिक कंडीशन आर देयर। ठीक है, देन प्रोडक्ट में क्या मिलता है आप सभी को पता है, सिनामिक एसिड या आप बोल सकते हैं आई थिंक अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड, ये आप यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं बता रहा हूँ किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब भी आपका कोई भी शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन है सबसे पहले आपको उसकी रिएक्शन लिख लेनी है और फिर नीचे लाइन में लिखेगा व्हेन बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विद एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, ये क्या होता है, सोडियम एसिटेट, हाँ सोडियम एसिटेट फॉलोड बाय हीटिंग वी विल गेट अ प्रोडक्ट दैट इज सिनामिक एसिड अलॉन्ग विद द बाय प्रोडक्ट ऑफ एसिटिक एसिड। इस तरीके से आप लिख दीजिएगा, जो मैंने बोला है वो मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं है, छोटे बच्चों की तरह डिक्टेट तो नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, शाबाश। तो अब यहाँ पे आप फिर बता दीजिएगा कि द फंक्शनल ग्रुप इज इन्वॉल्व इज बेंजल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड अलॉन्ग विद द एनहाइड्राइड, देन द प्रोडक्ट फॉर्म इज दिस, द रिएक्शंस अकर इन द माइल्डली बेसिक कंडीशन ड्यू टू एक्सट्रैक्शन हम करनी पड़ती है। फिर आप मैकेनिज्म लिख दीजिएगा। हर शॉर्ट नोट में आपको यही चीज फॉलो करनी है जो मैंने बोला है, अभी मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, हो सकता है मैं आगे ना बताऊं क्योंकि मैं भी भूल जाऊं करते करते। तो आपको इन चीजों पर याद रखना है, ये तीन चार चीजें ही आपको हर शॉर्ट नोट में करनी है, आपका काम हो जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मैकेनिज्म उसमें होगा और आपको थोड़ा सा जो है वो फिर लिखना होगा। तो मैकेनिज्म को अच्छा अब मैं बताऊं, मैकेनिज्म यहाँ पे आपको पता है क्या होता है, जैसे कि मैं बताऊं आपको, मुझे क्या याद है, मुझे याद है, आंख सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लिए और बहुत ध्यान से सुनिए, इमेजिन करने की कोशिश करिए। एसिडिक एनहाइड्राइड का सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसके बिना कोई काम नहीं चलेगा। तो सभी को अगर याद नहीं है तो एक बार वो आंखें खोल के देख लीजिए। दिस इज योर एसिटिक ग्रुप, ठीक है, दिस इज योर एसिटिक ग्रुप, इसको आपको बीच में ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन करना है, याद हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एसिडिक एनहाइड्राइड आप ध्यान से आंखें बंद कर लीजिए, मैंने बताया था कि यहाँ पर हमें H प्लस एक्सट्रैक्ट करना है, तो हमारा यहाँ से H प्लस चला जाएगा, यहाँ से हमारा कार्बन आयन बन जाएगा। फिर एकदम से दोबारा आंखें बंद करके सोचिए कि याद है बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड में ये हमने न्यूक्लियोफाइल तैयार कर लिया। फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हम बेंजल्डिहाइड के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करवाएंगे, वहां से हमारे पास क्या सिनेरियो होगा वो यहाँ पर आपके सामने है। तो यहाँ तक सबको सिनेरियो क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये बहुत सिंपल सिंपल सी चीज है, इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत डायरेक्ट चीज है, इसमें मतलब कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। फिर आपके दिमाग में आ जानी ठीक है इतना हो गया, देन यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि क्या होगा, अब यहाँ पे अच्छा आपके सामने O नेगेटिव आ जाएगा। नाउ द पॉइंट इज यहाँ पर एक और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर प्रेजेंट है, यहाँ पर मैंने आई थिंक ड्यूरिंग वीडियो लेक्चर बताया था कि यहाँ एक और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहाँ पर मौजूद है, एक नहीं बल्कि दो दो मौजूद है, एक ये वाला और एक ये वाला कार्बन। फिर यहाँ पे मैंने बात करी थी कि एक पॉसिबिलिटी है कि ये तो खैर मतलब दैट इज कि अगर मैं इस पर्टिकुलर कार्बन पर अटैक करवा दूं तो मेरी 1 2 3 4 मेंबर्ड रिंग बनती है जो कि अनस्टेबल होती है। आई होप ये रीजन आपको याद होगा एंड दैट्स वाई हम यहाँ पर अटैक करते हैं क्योंकि 6 मेंबर्ड इंटरमीडिएट बनता है और वो काफी ज्यादा स्टेबल होता है एंड देन ये इस बॉन्ड का कमबैक होता है एंड इसको हम बाहर कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको ये याद होनी चाहिए, आई होप आपको याद होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए परकिंस रिएक्शन में, ठीक है। बस यहाँ पर थोड़ा सा ये स्टेप याद करना है, इसके लिए मैंने लॉजिक बता दिया आपको, हर स्टेप का लॉजिक है आपके पास। क्या लॉजिक, एसिडिक सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल तैयार किया, एसिड बेस हुई, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, तीसरे स्टेप में अगेन एक और न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक, इस पर नहीं हुआ, इस पर क्यों हुआ, 4 मेंबर और 6 मेंबर करेंगे। फिर यहाँ पे इन दो स्टेप्स को बता रट लीजिएगा, आपकी परकिंस रिएजेंट का मैकेनिज्म तैयार है। आई होप सो किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। हम आगे बढ़ते हैं अपनी माइकल एडिशन रिएक्शन की तरफ। माइकल एडिशन हमारे पास क्या होती है, आप इसको सबसे पहले लिखिएगा, इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन विच 1 4 एडिशन और 1 2 एडिशन अकर्स। अब ये किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। इतना आपने लिख दिया, ठीक है, जो मैंने बोला आई होप आप दोबारा पीछे करके सुन लीजिएगा क्योंकि मैं भूल गया मैंने क्या बोला था, तो वो आप सुन लीजिएगा और उसको लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे आप क्या करिएगा, फिर ये एक
कंपाउंड बना दीजिएगा जिसमें आपके पास उसमें नंबरिंग कर दिएगा 1 2 3 4 ताकि क्लैरिटी मिल जाएगी 1 4 और 1 3 एडिशन क्या है। फिर आप एक रिएक्शन दिखाइए कि 1 4 एडिशन लिखिएगा हेडिंग पे, जैसे आप माइकल एडिशन लिख रहे हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बोला वो लिखिए, फिर आप 1 4 एडिशन लिखिए, उसका एग्जाम्पल दीजिए कि किस तरीके से 1 4 एडिशन होता है, तो ये वाला आप प्रोडक्ट बना दीजिए, ठीक है। फिर आप लिखिए उसके नीचे 1 2 एडिशन, उसमें आप ये वाला बना दीजिए, ठीक है। एंड देन इवेंचुअली यू विल राइट कि व्हेन 1 2 एडिशन अगर व्हेन वी हैव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स लाइक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, लिए अल्काइल लिथियम, इसका नाम शायद कुछ और होता है, अल्काइल लिथियम ही होता होगा, ये होते हैं जैसे इन जैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में हमारा 1 2 एडिशन होता है। वीक न्यूक्लियोफाइल्स की प्रेजेंस में हमारे पास 1 4 एडिशन होता है, और उसका मैंने लॉजिक बताया था कि वीक न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिनके नेगेटिव चार्ज को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी मिल रही होती है, जैसे कि एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, उसमें आप कॉन्जुगेट बेस बना लीजिए, उसका H प्लस यूज कर लीजिए, देख लीजिए वो एसिडिक इसी वजह से होता है क्योंकि वो काफी ज्यादा स्टेबल होता है, वो जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबल होता है। तो इस तरीके से आप बता दीजिए। तो 1 2 1 4 एडिशन है, बहुत सिंपल तरीके से लिख देंगे, कोई किसी भी बच्चे को परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसमें अगर मैं बात करूं रिएक्टेंट प्रोडक्ट की, तो रिएक्टेंट आप बोल सकते हैं ये दिस इज योर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड इज योर रिएक्टेंट, एंड द प्रोडक्ट वेरी करेगा काफी ज्यादा क्योंकि बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये लिख दीजिएगा। प्रोडक्ट आपका डिफर करेगा, रिएक्शन कंडीशन में ऐसा कुछ स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। आई होप ये चीज समझ में आ गई, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये मतलब इसी में होगा, तो मैंने कहा क्या इतनी मेहनत करके काटूं। तो ये अब आते हैं बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन पर। तो बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन बहुत ही ज्यादा अगेन सिंपल सी चीज है, सर हर चीज को आप ये बोलते हैं तो बेटा वो है। तो बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन में आप सबसे पहले बताइएगा रिएक्टेंट इन्वॉल्व इज आपका कीटोन या एल्डिहाइड, आई थिंक कीटोन, हाँ चलो कीटोन लिख दीजिएगा। देन आप बताइएगा हम कौन सा रिएजेंट लेते हैं, इसमें पर ऑक्सी एसिड लेते हैं। देन प्रोडक्ट बताइएगा इसमें क्या होता है, एस्टर होता है, ये सभी लोग बता देंगे। हाँ ऐसे अगर कोई पूछे कंडीशन क्या होती है, भाई एसिड ले रहे हैं तो एसिडिक कंडीशन होगी, ठीक है। अब यहाँ पर फिर आप क्या बताएंगे, फिर आप जो है वो इसके मैकेनिज्म पर आ जाइएगा डायरेक्टली। क्या आप लिखिएगा मैकेनिज्म से पहले आप लिखिएगा व्हेन carbonyl compound like aldehyde or ketone reacts with peroxy acid it will form ester। क्या बताता है ये, एस्टर बनाता है, इतना आप स्टेटमेंट में लिख दीजिएगा। फिर अब हम आते हैं मैकेनिज्म पर। तो मैकेनिज्म के अगर मैं यहीं से बताऊं, जैसे आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो लिख देंगे, आप सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये ग्रुप है, इस ग्रुप को सबसे पहले ये H+ मिल जाएगा, ठीक है, सभी लोगों को पता है। फिर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यही नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक कर देगा, बस ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक कर देगा, ऊपर की तरफ बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगी, फिर होगी माइग्रेशन, और माइग्रेशन उस ग्रुप की होगी जो भी इन दोनों में से बड़ा होगा। बड़ा भाई छोटे भाई की बात नहीं कर रहा, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे वो यहाँ पे सिंपल माइग्रेट कर जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये हमारे पास हुआ, क्या मैंने सही बताया, मैंने क्या बताया पहले इनिशियली, यहाँ पर हुआ ये अटैक हो गया, बिल्कुल सही अटैक बताया मैंने। देन उसके बाद यहाँ पर ये आपका क्या हुआ, ये ऊपर चला गया, हाँ ये बॉन्ड ऊपर चली गई। देन यहाँ पर इस पर्टिकुलर का कमबैक हुआ, यहाँ पर आपके सामने माइग्रेशन हुआ और ये RCOR ग्रुप निकल गया। तो कहीं ना कहीं आपको याद रखना है कि कहीं ना कहीं एसिटिक एसिड एज अ बाय प्रोडक्ट आपका बाहर आएगा, एंड देन इवेंचुअली यहाँ पर आप एंड अप करेंगे एस्टर में। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, ज्यादा दिमाग वाली नहीं है, कम ही सोचना पड़ता है और आपके सामने। देन वी हैव इज कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, इसके नाम से ही समझा दिएगा सबसे पहले इसमें क्या होता है। ये देयर इज इट इज अ टाइप ऑफ बेसिकली हमारे पास आइसोमराइजेशन आप बोल सकते हैं, यहाँ पे आइसोमर्स फॉर्म हो रहा है। आइसोमर क्या होता है, कोई पूछे भाई, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे कीटोन फॉर्म विल गेट कन्वर्टेड इनटू इनऑल फॉर्म, इन प्लस ऑल, इस तरीके से लिख के दिखा दिएगा ताकि लगे कि हाँ भाई बच्चे को बेसिक आते हैं। इन इज योर एल्कीन, ऑल इज योर अल्कोहल ग्रुप, और ये इट अकर्स इन बेसिक और एसिडिक मीडियम। इतना बता दीजिए, एसिडिक बेसिक का मैकेनिज्म लिख दीजिएगा, काम बन जाएगा आपका सिंपल सा। तो फिर यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पर ये कीटो फॉर्म है, ये इनॉल फॉर्म में कन्वर्टेबल होती है। फिर मैकेनिज्म की बात करूँ तो भाई H+ में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, मुझे खुद ही बता दीजिए यार H+ कौन यहाँ से ले सकता है। सभी बच्चे मुझे बहुत प्यार से बता सकते हैं कि यहाँ पर जो H+ है वो ये ऑक्सीजन ही एक्सेप्ट कर सकता है, और किसी के अंदर इतनी काबिलियत नहीं कि वो इस H+ को लें, बस इतना पता होना चाहिए। बाकी आप सभी के सामने होगा भाई, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, तो दैट्स वाई ये बॉन्ड अल्टीमेटली शिफ्ट मुझे करनी ही पड़ेगी इन ऑर्डर टू वो न्यूट्रलाइज दिस, एंड आपके सामने ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका बहुत प्यारा सा इनऑल फॉर्म, ठीक है। अब बेसिक कंडीशन में यही से मैं आगे पेज नहीं बदल रहा हूँ, मुझे सोचिए कौन ऐसा है जो बेसिक कंडीशन में काम आ सकता है, कौन, सोचिए सोचिए। और इन ऑर्डर टू फॉर्म ध्यान रखिएगा एक एल्डिहाइड है, उस पे अल्फा हाइड्रोजन है। अच्छा यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की होने की जरूरत होती है, इन अल्फा हाइड्रोजन का रोल है। तो ध्यान से सोचिए, अगर कोई एल्डिहाइड या कीटोन है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो क्या होगा, सोचिए सोचिए। जिसके भी दिमाग में ये बात आ गई विदाउट देखे या बिना रिविजन करे कि ये H+ लेके जाएगा बेस, तो बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, यू आर डूइंग रियली ग्रेट। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर जो हमारे पास होता है दैट इज, अच्छा यहाँ पे मैं उल्टा वो करा रहा हूँ, दैट इज कीटो फॉर्म से, सॉरी कीटो नहीं, इनऑल फॉर्म से अब कीटो बना लिया, खैर इसको आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले
अपना एसिड बेस होगी, रेजोनेंस होगी, पानी में से आएगा, सिंपल सा आपका काम हो जाएगा। आई होप सो किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। दिस इज योर कीटो इनॉल टोटामेटा। फिर हमने इनॉल कंटेंट की भी यहाँ पर कुछ कुछ बात करी थी कि कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है या इनॉल फॉर्म। तो आप देख लीजिएगा जिस भी केस में आपकी जो इनॉल फॉर्म है उसमें कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको नजर आ जाए तो आप उसको स्टेबल बोल दीजिएगा। शायद आई थिंक इस पर सवाल भी आया हुआ है वाई इसमें इनॉल कंटेंट काफी है, अगर आया होगा तो ऑब्वियसली आपको स्लाइड्स में कहीं ना कहीं ड्यूरिंग दीज लेक्चर्स मिल जाएगा। देन रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। यहाँ पर क्या होता है, इसमें आप रिएक्टेंट बताइएगा क्या होता है, कीटोन होता है, और साथ में हम क्या लेते हैं, अल्फा हेलो एस्टर लेते हैं। अल्फा हेलो एस्टर, हाँ, क्या बनता है एट द एंड प्रोडक्ट हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनता है। हम जिंक यहाँ पर लेते हैं एंड देन यहाँ पर आप साथ में ले लीजिएगा हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। क्या होता है इसके मैकेनिज्म में, तो बहुत सिंपल है, जैसे कि सबसे पहला काम जो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बढ़ाते हैं वही होता है। इसके बीच में हम जिंक को इंसर्ट कर देंगे, देन सिंपल डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, सिंपल डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और यहीं पर हमारी रिएक्शन जो फिर एट द एंड स्टॉप हो जाती है। तो आई होप ये भी आपको जो है वो चीज क्लियर होगी। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन है, बहुत सिंपल सा लॉजिक समझाया है, याद करने के लिए आप कर सकते हैं। डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव से याद रखिए, एट द एंड हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, आराम से आपके सामने हो जाएगा। तो ये हमारी कुछ रिएक्शन थी। अब मैं बात करूँ क्लेजन रीअरेंजमेंट, नोवेंजल और एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन मैं नहीं बता रहा भाई, बहुत सिंपल है। इसमें एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, वो जो है वो प्रेजेंस ऑफ बेस क्या करते हैं, हमारे पास विल गिव अस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, और कीटोन हमें दे देते हैं, या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड हमें दे देते हैं। ये इसकी डेफिनेशन आ गई। मैकेनिज्म लिख दीजिएगा, पहले स्टेप में ये बेस ले जो है वो OH नेगेटिव ले जाता है, दूसरे बेस में सॉरी OH नेगेटिव जो है वो H प्लस ले जाता है। देन अगेन यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, पानी डालते हैं, हीट करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। बहुत आसान है, इसलिए मैं नहीं कर रहा, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, क्योंकि इससे बढ़िया बढ़िया रिएक्शन हमने देख रखी हैं। अब हम बात कर रहे हैं डिकमैन या क्लेजन कंडेंसेशन की। दोनों ही भाई भाई हैं, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई है। तो यहाँ पर क्या होता है, दिस इज अगेन अ टाइप ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन में ही चलेगा। तो अगर आपको क्लेजन कंडेंसेशन आ गई ना, तो आप एल्डोल कंडेंसेशन कर सकते हैं। बस एक स्टेप क्लेजन में थोड़ा ज्यादा होता है, दैट इज एंड में जो लीविंग ग्रुप वो चला जाता है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सी चीज है। क्या चीज है, सबसे पहला काम अगेन आप जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लीजिए फ्रॉम एस्टर, एस्टर पे से निकाल लिया, फिर दूसरा मॉलिक्यूल लाइए, अटैक करा दीजिए। अब उसमें क्या होता है, दैट इज अगर आपकी मैं बात करूं, वहां पर मान लीजिए मैं यहाँ पर एल्डोल की तरीके से जा रहा हूँ, तो इस पर्टिकुलर स्टेप में हम जब एल्डोल कर रहे होते हैं तो यहाँ हम पानी डाल के इसको OH बना देते हैं, फिर हीट कर देते हैं। बट क्योंकि यहाँ पर लीविंग ग्रुप मौजूद होते हैं, यहाँ पर हमारे बढ़िया लीविंग ग्रुप मौजूद होते हैं, सो दैट्स वाई हम ये स्टेप नहीं करते। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का कम बैक हो जाता है, इसको लात मार के बाहर पहुंचा देते हैं, और आप सभी की आंखों के सामने अल्फा बीटा सॉरी बीटा कीटो एस्टर मौजूद होता है। तो आई होप ये आपको चीज समझ में आई होगी। नोवेंजल रिएक्शन की बात करें तो नोवेंजल, अच्छा यहाँ पे साथ साथ में डिकमैन भी बता दूं, दिस इज योर एक्चुअल डिकमैन, डाइकमैन या डिकमैन जो भी हो, डाइकमैन होगा, क्या हो गया, हाँ डाइकमैन रिएक्शन है यहाँ पर। जैसे तो यहाँ पर इंट्रा मॉलिक्यूलर यहाँ कंडेंसेशन होती है। क्या होता है, यहाँ पर एक ही कंपाउंड में दो एस्टर ग्रुप होते हैं, तो एक में से आप हाइड्रोजन निकाल लीजिए, उसी पे अटैक करा दीजिए सब गुस्से में। इसको मुझे बताने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि सेम ही चीज है यार, इस पे क्या बात करें। तो अब आते हैं नोवेंजल पे। तो नोवेंजल की खास बात ये की ये एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स हमारे देते हैं। एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे लोग जिनमें सबसे पहले एक मिथिलीन ग्रुप हो, दैट इज CH2 CH2 CH2, और दोनों बॉन्ड्स खाली होनी चाहिए, ठीक है। और फिर दोनों साइड आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर मौजूद होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। जैसे कि इसका बहुत प्यारा एग्जांपल हमने देख रखा है, आपका डाइथाइल मेलोनेट है ना, वो आपका एक बहुत ही अच्छा जो है वो एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है। या हम वो दूसरा भी जो हम कौन सा पढ़ लेते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट एज, कौन सा था, डाइथाइल मेलोनेट से पहले इथाइल एसिटोएसिडेट, वो भी बहुत प्यारा आपका एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड होता है। तो ये एक नोवेंजल कंडेंसेशन यही सारे लोग देते हैं। इनमें सिंपल सा एक ही टाइप का मैकेनिज्म के थ्रू हम चलते हैं, किस तरीके की, कि सबसे पहले जो है हमारे पास एसिड बेस ही होता है। भाई जब हमने एक्टिव मिथिलीन ग्रुप लिया है तो हमारा लेने का यही मोटिव है कि हम इसका हाइड्रोजन निकालना चाहते हैं। मैक्सिमम केसेस में यही काम होता है कि हम इसका हाइड्रोजन निकालना चाहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमने एक रिएक्शन कर रखी है। तो सबसे पहला काम, पिरिडीन हमने लिया है, वीक बेस है जो आपका जो है वो इसका हाइड्रोजन निकाल लेगा। तो इनिशियल कंडीशन में आप हाइड्रोजन निकाल लीजिए, सेम एल्डोल कंडेंसेशन की तरह अटैक करवाइए, सेम एल्डोल कंडेंसेशन की तरह अटैक करवाइए, किसके, कार्बोनाइल पे। सेम पानी डालिए, सेम हीट करिए, अनसेचुरेटेड मिलेगा, फिर दोबारा हाइड्रोलिसिस करिए, क्योंकि हमने अगर एस्टर लिया है वो डिपेंड करेगा हमने ये ग्रुप कौन सा लिया है। तो इस ग्रुप के ऊपर अगर मैं यहीं पे एस ले लेता तो मुझे फिर ये वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं डायरेक्टली यहाँ पर पहुंच जाता, ठीक है। फिर एट द एंड आपको पता है, क्योंकि एक ही कार्बन पर दो COH है, तो मैं हीट कर दूंगा। तो ये हमारी नोवेंजल कंडेंसेशन है, जो अगेन आप इसका मैकेनिज्म लिख दीजिएगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट आप बता दीजिएगा, कंडीशन आपको पता है, माइल्डली बेसिक हम लेते हैं। तो आई होप ये आप सभी लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको सबसे पहले रीमा T1 को काटूं, क्योंकि पिछले सेमेस्टर में थी। विटिक रिएक्शन की बात करें, एल्डोल की मैंने अगेन बोला है, बात नहीं करूंगा, देख लीजिए, आपको दूसरी बार दिखे तो सवाल आने के चांसेस हैं। विटिक रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें कैसे याद रहेगा, तो हमें ये याद रहना चाहिए कि
यहाँ पर हमारे पास होते हैं क्या, एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, उनको हम कन्वर्ट करते हैं एल्कीन में। ठीक है जी, विद द हेल्प ऑफ अ रिएजेंट विच इज नोन एज फॉस्फोरस हीलाइड, या फिर हीलाइड की मदद से हम यहाँ पर करते हैं काम। ठीक है, फिर उसका मैकेनिज्म की बात आएगी, रिएक्टेंट बता दिया मैंने, प्रोडक्ट बता दिया, कंडीशन वगैरह ऐसा कोई है नहीं। फिर मैकेनिज्म हम इसका आ जाएंगे, तो यहाँ पर आप सबसे पहले रिएक्शन लिख दीजिएगा। ये भी बता दीजिएगा कि हाँ ये हीलाइड होता क्या है। दीज आर बेसिकली योर न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एंड पॉजिटिव चार्ज on an atom which is adjacent to that carbon, या बता दीजिएगा adjacent to that negatively charged carbon। ये सिंपली आप बता दीजिएगा, ये इन जनरल फॉर्म लिख दीजिएगा, एक दो एग्जांपल बता दिएगा, ये लाइट बता देंगे आप। ठीक है, अब इसमें जो है वो लिख दीजिएगा फिर कि एल्डिहाइड ऑन रिएक्टिंग विद या कीटोन ऑन रिएक्टिंग विद फास्फोरस हीलाइड विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, ये बता दीजिएगा दिस इज, और फास्फोरस हीलाइड इज आल्सो नोन एज विटिक रिएजेंट, ये बता दीजिएगा। हो गई थ्योरी। ठीक है, फिर हीलाइड की डेफिनेशन बता दीजिएगा, फिर सिंपल मैकेनिज्म पर आएंगे। भाई मैकेनिज्म बहुत ही ज्यादा इसका सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं येलाइट तैयार कर रहा हूँ। येलाइट कैसे तैयार करते हैं हम, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन सबको पता है सर, ये तो अब तो पता ही होगी। इसकी रिएक्शन में कराता हूँ इससे, यहाँ पर आप देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे मैं बीच में RCH2X लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे दिखने में, ये आ गई। एंड देन एट द एंड आपके सामने PH3 या गया फॉस्फोरस, यहाँ पर जो था वो CH2 ज्वाइन हो गया फॉस्फोरस से, यहाँ पर जो था वो R रह गया। इस पर आ चुका होगा पॉजिटिव चार्ज, चूंकि इसके 3 बॉन्ड थे अब चौथा बॉन्ड बन गया। एंड यहाँ कार्बन के पास कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि इसने जो है वो एक्स को बाहर कर दिया अपने पास। इसके पास ऑलरेडी एक्स बना हुआ, इसके साथ बॉन्ड बना हुआ था ना एक्स का, हेलोजन का, तो इसने ऑलरेडी उसको लात मार के बाहर कर दी, तो इसका कोई नुकसान नहीं हुआ। एक बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड बन गया, और लोन पेयर के साथ आया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर यहाँ से हम लिथियम से रिएक्शन कराते हैं, या ब्यूटाइल लिथियम से, ये यहाँ से नेगेटिव चार्ज जाता है, और यही हमारा तैयार हो गया क्या, हीलाइड, जिसको हम वेटिक रिएजेंट भी बोलते हैं, जिसकी रेजोनेंस फॉर्म भी आप बना के दिखा सकते हैं। फिर अब सिंपल है भाई, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, यहाँ से आप अटैक करवा दीजिए। जैसे ही आप अटैक करवाएंगे तो आप इस फॉर्म को ऊपर लीजिएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को आपको इंटरैक्ट कराना है, एक इंटरमीडिएट बनाना है जिसका नाम बीटेन है। अभी ये सिर्फ इंटरैक्शन हो रही है। द मोमेंट ये इंटरैक्शन कन्वर्ट हुई बॉन्ड में, जैसे ही इन दोनों लोगों के बीच में बॉन्ड बन गए, इनके ताल्लुकात अच्छे हो गए, उसको हम बोलते हैं ऑक्सोफॉस्फेटेन। फिर एट द एंड आप बस यहाँ पे बॉन्ड की शिफ्टिंग देख लीजिए, क्या है आपको ट्राइफिनाइल फॉस्फीन बनाना है, मतलब इस ऑक्सीजन का इसके साथ डबल बॉन्ड बनाना है। अब ये बेचारा गरीब हो गया और इसके बाद एक बॉन्ड एक्स्ट्रा आ गया, तो हम इससे एक बॉन्ड छीन लेते हैं, बन गया आपके। लेकिन आई होप सो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। पढ़ते हैं आगे, यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले मैं पिनाकोल पिनाकोल को काटूं, होबेनॉस को काटूं, ये दोनों के बारे में बात करते हैं। तो आयोडोफॉर्म हो या हेलोफॉर्म हो, दोनों बातें लगभग सेम ही होती हैं। आयोडोफॉर्म रिएक्शन सबसे पहले आप क्या बताएंगे कि ये, वैसे तो हमारे पास और भी लोग देते हैं, पर हम बोल सकते हैं कि ये मिथाइल कीटोन्स के द्वारा दी जाती है। तो मिथाइल कीटोन्स या मिथाइल कार्बोनाइल्स बोल सकते हैं, क्योंकि फिर एसिटाल्डिहाइड भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा ना, तो वो लोग ये देते हैं। क्या होता है इसमें, हम रिएक्ट कराते हैं इस कार्बोनाइल हैविंग मिथाइल ग्रुप वन साइड रिएक्ट विद any iodoform में, तो मैं आयोडीन लिख देता हूँ। आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH will get a yellow precipitate which is our आयोडोफॉर्म, उसका फॉर्मूला लिख देंगे। एंड ऑक्सीडेशन अकर्स, किसकी ऑक्सीडेशन होती है, जो भी हमारा कार्बोनाइल है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड की सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दो तीन चार बातें आप बता देंगे। फिर अब आप आ जाएंगे मैकेनिज्म पे, बहुत प्यारा मैकेनिज्म था इसका। क्या था, सबसे पहले आप OH नेगेटिव का रिएक्शन कराएंगे, किससे, अच्छा ये हेलो फॉर्म, यार ये हेलो फॉर्म, अच्छा यहाँ पर मैं कुछ और बता दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आई वॉज टेलिंग दिस इज नॉट हेलोफॉर्म रिएक्शन, आई थिंक हेलोफॉर्म तो यहाँ है ना। तो यहाँ पर ये मैं नॉर्मल एक रिएक्शन दिखा रहा था कि यहाँ पर किस तरीके से हमारा OH नेगेटिव और हेलोजन जब ऐड करते हैं तो ये होगा। तो यहाँ पर ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो दो अल्फा हाइड्रोजन पर ये रिएक्शन यहाँ स्टॉप हो जाती है। यदि तीन अल्फा हाइड्रोजन होंगे तब सिनारियो थोड़ा सा हमारे पास अलग हो जाता है। तो जब हमारे तीन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले तीनों के तीनों अल्फा हाइड्रोजन हट जाते हैं, और वो BR लगता रहता है। कैसे हट हुआ, तो एक बार मैं इनिशियली दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ था, पहला H नेगेटिव हटाया, एनायन बना, इसने ब्रोमीन या आयोडीन होगा आपके पास, तो आयोडीन में से एक आयोडीन को लात मार के बाहर कर, और एक आयोडीन के साथ बॉन्ड बना लिया। एक और OH नेगेटिव आया, दूसरा हाइड्रोजन लेके गया, सेम आयोडीन को लात मार के बाहर करी। तीसरा हाइड्रोजन आएगा, वो भी सेम काम करेगा, OH नेगेटिव उसको निकाल लेगा, एंड देन आयोडीन को लात मार के बाहर कर देगा। एट द एंड आप देखेंगे यहाँ पर OH नेगेटिव अटैक करेगा, तो चौथा मोल यहाँ पर लगेगा, OH नेगेटिव अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, इस बॉन्ड का कमबैक होगा, एंड एट द एंड ये यहाँ से बाहर चला जाएगा। क्यों बाहर चला जाएगा सर, बिकॉज इट इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। सर कैसे, इस बात को प्रूव करिए। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं ये बढ़िया लिविंग ग्रुप क्यों है, तो यहाँ पे CI3 के नेगेटिव के बारे में बताया था क्यों अच्छा लिविंग ग्रुप है।
कुछ लोग बोलेंगे कि सर यहाँ आयोडीन का माइनस आई लग रहा होगा, हाँ लग रहा होगा, पर ऑलवेज रिमेंबर यार उसकी प्रायोरिटी कम है। हम पहले देखेंगे क्या कुछ रेजोनेंस पॉसिबल है। सर कैसे रेजोनेंस पॉसिबल है, कैसी बात कर रहे हो आप? बेटा आप कैसी बात कर रहे हो, आपको नहीं पता कि कितने नीचे वाले पीरियड का बंदा है, इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल पड़ा है। हाँ सर ये पता है, तो उससे क्या होगा? तो बेटा ये लोन पेयर डोनेट करेगा ना, खत्म। तो यहाँ वेकेंट ऑर्बिटल में इसका लोन पेयर डोनेट होगा, बहुत प्यारे तरीके से रेजोनेंस होगी। फ्लोरीन ना हो, सॉरी क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, तीनों के केस में आपको वेकेंट डी ऑर्बिटल मिलेगा। तीनों के केस में ये जो आयन बनेगा CH3 नेगेटिव, जिसमें क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, उन सभी एनायंस को स्टेबिलिटी मिल रही होगी विद द हेल्प ऑफ दिस वेकेंट डी ऑर्बिटल। वहां पर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बना दूं, चलो एक का बना दूं। तो यहाँ पर ये कुछ आपका सिनेरियो रहेगा, और यहाँ पर इस आयोडीन पर नेगेटिव चार्ज आ चुका होगा बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन मिले हैं। तो ये सिनेरियो रहेगा, एंड एट द एंड फिर ये हाइड्रोजन H+ जो है वो अपना एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इधर आता है, ये वापस कम बैक हुआ, ये RCOH बन गया, क्योंकि हमारा जो मीडियम है वो बेसिक होता है, तो वो H+ लूज कर देता है, और ये सब उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये सिनेरियो रहता है, ये आपका प्रेसिपिटेट होता है। आयोडीन आएगा तो इसको आप आयोडीन कर दीजिएगा और आयोडोफॉर्म लिख दीजिएगा। तो ये आपकी रिएक्शन थी। कौन देता है? मिथाइल कीटोन। अगर, और मिथाइल कीटोन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 3 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं ना, मिथाइल का मतलब CH3 पूरा तो होना चाहिए, इथाइल विथाइल कुछ नहीं चलेगा। तो ये वो सिनारियो हो गया, और अगर उससे कम होंगे तो यहाँ पर ये सिनारियो। तो ये हमने इसको देख लिया। अब आते हैं बेंजोइन पर। तो बेंजोइन कंडेंसेशन भी बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट, आई थिंक ये डिस्कस भी कर चुके हैं एक बार। रिएक्टेंट क्या है आपको पता है? बेंजल्डिहाइड। प्रोडक्ट आपको पता है? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। रिएजेंट एल्कोहलिक KCN। मीडियम की ऐसे कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल है। सबसे पहला काम क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सबसे पहला काम बेंजोइन में क्या हुआ? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफाइल कौन होगा वहां पर? CN नेगेटिव। अटैक हुआ, बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई। फिर थोड़ा सा कुछ एक चीज अलग होती है कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन उड़ के यहाँ जाता है और ये एनायन बन जाता है। अब ये नया न्यूक्लियोफाइल हमने तैयार करा है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पर नया न्यूक्लियोफाइल तैयार करना है। फर्स्ट स्टेप में हम वी आर प्रिपेयरिंग अ न्यू न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल पुराने वाले, हाँ सही बोल रहा हूँ ना, हाँ पुराने वाले ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इस पर अटैक कर देगा। तो दूसरे मोल पर ये बेसिकली अटैक कर देता है जाकर। सिंपल सा सिनेरियो, यहाँ पे माइनस आई, ये H+ यहाँ उड़ के आएगा, ये इसको निकाल के बाहर कर देंगे, सिंपल हो गया। तो एज अ कैटलिस्ट ये हमारे पास यूज हुआ, क्योंकि इनिशियली हमने CN का तो यूज करा, इसने रिएक्शन में पार्ट लिया, अटैक वटैक करा, न्यूक्लियोफाइल तैयार करवाया, एट द एंड बाहर आ गया। तो मतलब बढ़िया चीज आ रही। तो एज अ कैटलिस्ट यूज हुआ, इसने कुछ करा भी नहीं, बस आया, थोड़ा सा कहा कि भाई क्या कर रहे हो, रिएक्शन करो। जो होते हैं ना कुछ लोग आते हैं बस आते हैं, लड़ाई करवाते हैं और चले जाते हैं। उसने वही काम करा कि आया वो, भाई लड़ाई करो यार, क्या कर रहे हो, कैसे शांत बैठे हो? तो आया, लड़ाई करवाया और वापस चले गए। हर कैटलिस्ट का जो काम होता है, तो इन साहब ने भी वही काम करा। देन हमारे पास आई वॉल्फ किश्नर रिएक्शन। तो वॉल्फ किश्नर के नाम से आपको जो है वो बचपन से ही हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, बचपन से मतलब क्लास 11 से, कि वॉल्फ किश्नर में हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन होगा, वो कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली एल्केन में। तो रिएक्टेंट आपको पता लग गया, आपको प्रोडक्ट पता लग गया। आपका मीडियम क्या होता है यहाँ पर? आप इथिलीन ग्लाइकोल लेते हैं NH2 के साथ साथ में आई थिंक बेस ले रहे होते हैं, KOH लेते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर बेसिक मीडियम हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिक मीडियम लिया। फिर मैकेनिज्म की बात में करूं तो सबसे पहले यहाँ पर आपने ये चीज तो पढ़ी रखी होगी, बच्चा बच्चा इस रिएक्शन को जानता है। कब से जानता है? जब से हम अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन पढ़ते हैं। ये रिएक्शन आपको पता है। यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा? H पॉजिटिव चला जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, फिर यहाँ रेजोनेंस होगी, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आएगा, एंड पानी से हम H+ ले लेंगे। पानी से हमने H+ लिया, अगेन दूसरा बेस का मोल आया, यहाँ से नेगेटिव लिया, फिर यहाँ पर आया, और एट दी एंड यहाँ से नाइट्रोजन निकल गई, बिकॉज नाइट्रोजन इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। भाई ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, तो बहुत ज्यादा स्टेबल हमारी ये गैस होती है, काफी ज्यादा इनर्ट भी होती है। तभी आपको पता है एटमोस्फेयर में सबसे भारी मात्रा में नाइट्रोजन ही पाई जाती है। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया, बाकी बात करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने विटिक रिएक्शन तो देख ली। कैनिज़ारो की मैं क्विकली बात करना चाहूंगा कि क्या होता है। ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फे प्रेजेंट नहीं होते, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते, वो लोग इस रिएक्शन को देते हैं। तो वो लोग कैसे देते हैं? जब हम कॉन्सेंट्रेटेड बेस लेते हैं तो हमारे पास डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हमें ऑब्जर्व होती है यहाँ पर। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है। अब बच्चा बच्चा जानता है कि एल्कोहल सॉरी एल्डिहाइड या कीटोन की ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है? अल्कोहल नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। रिडक्शन से क्या मिलता है? अल्कोहल मिलता है। तो ये सिनेरियो यहाँ पर भाई, अगर यहाँ पर आपका जो है, अब अच्छा इसमें अगर मैं फर्दर लेके जाना चाहूँ तो ये आप पहले मैकेनिज्म देख लीजिए। मैकेनिज्म इसका थोड़ा सा अलग होता है। द पॉइंट इज, सबसे पहले बेस आया, अल्फा है नहीं तो आप अल्फा हाइड्रोजन निकाल नहीं सकते, तो क्या करेंगे? फिर ये बेस कहेगा यार अब तुम्हारे पास एसिडिक हाइड्रोजन तो नहीं है, चलो तुम बेस एसिडिक हाइड्रोजन तो नहीं दे रहे, चलो आओ भाई कैंजारो करते हैं साथ में। तो कहेगा भाई चलो जैसे आपकी मर्जी, मुझे तो पता नहीं। कि मैं बताता हूँ भाई, मैं न्यूक्लियोफाइल भी हूँ, मैं बेस के साथ साथ मैं न्यूक्लियोफाइल भी हूँ। आओ मैं आपके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक कर दूं। ये साहब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करते हैं, देन यहाँ पे आपके सामने एक और H नेगेटिव आता है, और ये सिंपल से आपकी 2-3 स्टेप है, आराम से याद हो जाएंगे। इसके बारे में थोड़ा सा और बात करूं तो शायद मैंने लेक्चर में नहीं करी, तो आप इसमें बता सकते हैं कि ये रिएक्शंस वगैरह बताई थी। एक ये सेल्फ कैनिज़ारो होती है और एक क्रॉस होती है। तो सेल्फ में क्या होता है? एक ही मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल पर हम बात करते हैं, सेम मॉलिक्यूल की अबाउट हमारा डिस्कशन रहता है। इसमें क्या होता है? दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं,
जिसमें से जो रिएक्टिव है वो ऑक्सीडाइज होगा, जो लेस रिएक्टिव है वो रिड्यूस होगा। आई होप आपको पता होगा, जो लेस रिएक्टिव है या जो इनर्ट है जो वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। जैसे कि आई थिंक आपने अगर देखा होगा लेक्चर फर्स्ट वाला, तो आपको पता चल ही गया होगा, वहां पर मैंने कुछ रिएक्शंस करवाई थी, जिसमें जैसे कि एक बेंजल्डिहाइड ले रहे थे और एक फॉर्मल्डिहाइड ले रहे थे, उनकी कैनिजारो करवाई गई थी। तो उनकी कैनिजारो से जो प्रोडक्ट है वो आपके सामने वो आता है क्रॉस कैनिजारो। तो आप ये भी लिख दीजिएगा अपने शॉर्ट नोट में, आपका बहुत प्यारा सा शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं आना चाहूँ तो यहाँ पे मैंने विटिक डिस्कशन कर ली, क्लेजन का डिस्कशन हो गया, बैकमैन रीअरेंजमेंट का अबाउट डिस्कशन नहीं हुआ, तो उसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो इससे रिलेटेड, बैकमैन से रिलेटेड आपको देखिए वर्ड प्रॉब्लम में आए हो आप सवाल देख के आएंगे, बहुत प्यारे प्यारे सवाल आए हुए हैं भाई। वर्ड प्रॉब्लम में क्या तो यूज करा गया है बैकमैन का, मजा आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इंसान है ये क्या है, एक ऑक्साइम है, इसके आइसोमर्स पर वहां पर बात हुई है, तो उस लेक्चर को जरूर देखिएगा, बिना उसके ये लेक्चर मत देखिएगा, क्योंकि उसी में असली मजा है। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ बताना चाहूँ, ये एक इसकी फॉर्म है, यहाँ पर ये OH और ये R, क्योंकि ये R और R डैश अलग अलग ग्रुप है, तो इस वक्त ये आमने सामने है। दूसरी एक फॉर्म इसकी कैसे एग्जिस्ट कर सकती है कि ये R डैश और O आमने सामने है, तो दिस इज द आइसोमेरिक फॉर्म, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब आते हैं बाकी रिएक्शन पर अपनी। तो सबसे पहला काम, कॉन्संट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, एसिड लिया, बच्चा बच्चा जानता है कि ये इंसान यहाँ पर इसका लोन पेयर जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा इस हाइड्रोजन को, H+ को। तो यहाँ पर इसने एक्सेप्ट कर लिया, एट द एंड यहाँ पे ये प्रोटोनेट हो गया। जैसे ही प्रोटोनेट होने वाला था, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एट द एंड, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाता है। ऑक्सीजन कहता है भाई नाइट्रोजन तुम्हारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माना मैंने ज्यादा है, पर तुम मेरे आगे बोल सकते हो, और मुझ पर जब पॉजिटिव हो तब तो तुम और नहीं बोल सकते। नाइट्रोजन का यार बात तो सही है आपकी। तो नाइट्रोजन ने भी सोचा कि अब क्या करें, तो नाइट्रोजन ने इस एंटी वाले बंदे को बुला लिया कि जो भी OH के ऑपोजिट है, एंटी है, एंटी ये वाली पोजीशन, ये वाली सिन होती है और डायगनली वाली एंटी होती है, जो भी एंटी पोजीशन पर उसे होगा कि भाई आप माइग्रेट करो, कार्बन बेटा तुम पॉजिटिव चार्ज लो चुपचाप, क्योंकि तुम हम तीनों में से सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। कार्बन ने कहा यार बात तो आप लोग सही कर रहे हो, लेना पड़ेगा। तो कार्बन गरीब के पास पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। देन एट द एंड हम यहाँ पे पानी वगैरह डाल देते हैं और आपके सामने होता है एंड रेस्ट इज हिस्ट्री आपके सामने, जो कि यहाँ पर फिर एट द एंड ये टोटोमराइजेशन हुआ है बेटे, इसको ध्यान रखना है, टोटोमराइजेशन हुआ है। यहाँ पर ये आया, इसने अपना लोन पेयर दिया, यहाँ पर उस पर आ गया होगा, ये बॉन्ड बन गया होगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया होगा, इस पर नेगेटिव आ गया, ये उड़ के यहाँ चला गया। तो ये टोटोमराइजेशन हो गई और आपका अमाइड बन गया। और अमाइड में यहाँ जो नाइट्रोजन के साथ लगा है ये वाला ग्रुप, ये कौन सा है, जो माइग्रेट कर रहा है, और माइग्रेट कौन सा करता है, जो OH के ऑपोजिट होता है। इस बात को ध्यान रखना है हमें डॉक्यूमेंट रिएरेंजमेंट। एक एग्जांपल की मदद से आप समझा दीजिएगा और एंटी वाला केस बता दिएगा, बहुत प्यारा शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा आपका। देन अगर मैं यहाँ पर आऊँ, तो यहाँ पर मैंने क्लेजन देख लिया, ये देख लिया, विटिक देख लिया, पर्किन देख लिया, बेंजोइन देखिए मैंने, शायद बेंजोइन ही नहीं देखी, पर्किंस देख ली, ये देख ली, ठीक है। तो यहाँ पर आप आराम से देख लीजिए, देखिए ये सारे इन ये डिस्कस इस चीज के अबाउट डिस्कशन रहता है। फंक्शनल ग्रुप आप बता देंगे बेंजोइन में क्या होता है, ये देख लेते हैं। अच्छा बेंजोइन तो हो गई ना, अच्छा वही तो है बेंजोइन यार, सॉरी, इसमें वो होता है बेंजल्डिहाइड और आपका KCN एल्कोहलिक एसिड, वही तो है ना, वही ना, हाँ वही है बेंजोइन कंसंट्रेशन। तो उसके अबाउट डिस्कशन आप देख लेंगे। बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन देख ली, ये देख ली, ये आपकी सिलेबस में नहीं है, माइकल देख लिया, बेंजाइल बेंजाइलिक रह गई, तो उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या किस तरीके से हम देखेंगे, हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि ये क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास डाइकार्बोनाइल कंपाउंड होता है, उससे हम आई थिंक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए डाइकार्बोनाइल कंपाउंड है, ठीक है, और डाइकार्बोनाइल कंपाउंड को हम कन्वर्ट कर देते हैं, एक बेसिकली ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि दो कार्बोनाइल ग्रुप है, जैसे मान लीजिए ये दो कार्बोनाइल ग्रुप है, इसमें से मुझे एट द एंड एक को अल्कोहल बनाना है और एक को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। ऑब्वियसली यहाँ रैंडम एग्जांपल लिया है मैंने, ऐसा पॉसिबल नहीं है मतलब इस केस में, बट हाँ ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए चीजें। तो ये आपका डाइकार्बोनाइल होता है, सही बोला था शायद मैंने, हाँ सही बोला था। तो यहाँ पर ये हमारे पास बन जाता है, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट मेरे दिमाग में नहीं थी ना, हाँ। तो सबसे पहला काम KOH लिया है आपने और लास्ट में हम एसिडिफिकेशन करा रहे हैं, तो आपको इतनी चीज आराम से क्लियर होगी कि क्या, हाँ न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। तो आपके सामने न्यूक्लियोफिलिक अटैक, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाता है, इस पर्टिकुलर कार्बन पर बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। एट द एंड इसका कमबैक होता है। अब कमबैक में यहाँ पर ऑब्वियसली मैं इसको नहीं निकालूंगा, तो यहाँ पर ये जो पीएच है ये माइग्रेट कर जाता है। अब माइग्रेशन से ही रिलेटेड सवाल थोड़े से अगर डिफिकल्ट कराएंगे तो कराएंगे रिएक्शन में वो भी। तो ये एक अभी क्योंकि यहाँ पर ये सिंपल सा मैंने सिमेट्रिक कंपाउंड लिया है, जहां पर मैंने अनसिमेट्रिक ले लिया वहीं पर गेम पलट जाता है। तो यहाँ पर ये पीएच माइग्रेट हो जाएगा, ऊपर O नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर आप इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। बट ये सबसे पहले आपका सिंपलेस्ट एग्जांपल था। नाउ द क्वेश्चन कुड बी कि इन दोनों में से देख सकते हैं हम यहाँ पर ये जो OH नेगेटिव है इसने यहीं पर क्यों अटैक करा, यहाँ पर क्यों नहीं करा, है भाई, आ सकता है डाउट, सर बिल्कुल जायज डाउट है, क्योंकि पीछे तो भाई दोनों हिसाब सेम था, दोनों ही कीटोन थे। सो द उसका जो रीजन रहेगा वो ये रहेगा कि एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होते हैं।
दिस इज योर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड हमने लास्ट लेक्चर में रिएक्टिविटी की बात करी है, तो एल्डिहाइड हमारा ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू कीटोन, तो यही अटैक करेगा। सो दैट्स वाई फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं चीजों को रीअरेंज करा दूंगा, ये वहां पास कम बैक करेगा, इस हाइड्राइड को मैं यहाँ शिफ्ट करा दूंगा, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट बन गया। आई होप आपको समझ में आएगा। सिमिलरली यहाँ पर जो है सिनेरियो थोड़ा सा बढ़िया रहता है, जैसे ये एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, इस पर्टिकुलर कंपाउंड में बात करूं तो मैं कहां पर अटैक करवाऊंगा, वो क्या डिसाइड करेगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको याद होगा अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो आपको ये चीज बहुत प्यारे तरीके से समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर ये माइनस आर शो करेगा, जिसकी वजह से इस डेल पॉजिटिव को वो बढ़ा देगा, मतलब इसकी इस पर्टिकुलर कार्बोनाइल की रिएक्टिविटी बढ़ा देगा। दैट मीन्स OH नेगेटिव का अटैक यहीं पर होगा, और जहां पर OH नेगेटिव का अटैक हो रहा है, इतिहास गवाह है उसी का जो कंपाउंड प्रेजेंट है वो माइग्रेट हो रहा है। इतिहास मतलब मैकेनिज्म गवाह है, तो मैकेनिज्म हमने देख लिया है वहां पर, आपको आई होप समझ में आएगा। बेंजाइल बेंजाइलिक रिएजेंट भी, तो आई थिंक ये था हमारे पास यहाँ पर शॉर्ट नोट्स का सिलसिला। तो बहुत आसान तरीके से देख लीजिए, 30 मिनट के अंदर शॉर्ट नोट का सिलसिला मुकम्मल हो गया। कितनी आसान चीजें थी, कितनी सिंपल भाषा में थी, और कोई दिमाग वाली भी नहीं थी। आई होप आपको अब तक सारे रिएक्शन लगभग याद हो गए होंगे। तो एक बार मैं जल्दी से बोलूं, सबसे पहले याद करिए परकिंस क्या थी। परकिंस में आपका था सर बेंजल था, उसकी रिएक्शन हम एसिटिक एनहाइड्राइड से करा रहे थे, सिनामिक एसिड मिल लगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं रिएक्शन हमने क्या देखी थी, हमने नोवेंजल देखी, जिसमें हमारे पास एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड होता था, जिसमें हम पिरिडीन या हमारे पास कोई 3 डिग्री अमीन लेते थे, वही अगेन वहां पर नेगेटिव आता था, नेगेटिव होता था, फिर उसका हम अटैक करवा दिया करते थे कार्बोनाइल पे, एंड एट द एंड हमारे पास जो है वो कंपाउंड बन जाता था, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड टाइप कंपाउंड बन जाता था। ठीक है, देन उसके बाद हमने और क्या देखी, जल्दी जल्दी बताऊं मुझे रिएक्शन के नाम, मैं खुद भूल जा रहा हूँ। नोवेंजल हो गई, विटिक रिएक्शन हो गई, विटिक में आपका जो है वो अल्किन बन जाती है एट द एंड। ठीक है, विटिक हो गई। देन उसके बाद बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या होता है, एल्कोहलिक के SUL लेते हैं, CN का अटैक होता है, एक और न्यूक्लियोफाइल तैयार कर देते हैं, फिर वो न्यूक्लियोफाइल दूसरे मॉल पर अटैक करता है। क्लेजन कंडेंसेशन की बात करें तो सिमिलर टू एल्डोल है, बस वहां पर क्योंकि बढ़िया लीविंग ग्रुप होता है तो वो चला जाता है। तो आई थिंक क्विक रिवीजन यहाँ पर थोड़ा सा हो गया। और यहाँ पर मैं अगर हम क्या बात कर सकते हैं जल्दी से, मैं एक बार देखूँ कौन सी रिएक्शन हो गई, तो बेंजोइन हो गई, क्लेजन हो गई। डेकमैन में यहाँ पर क्या होता है आपका जो वो इंट्रामोलिक्यूलर हो गई। परकिंस कंडेंसेशन में अगर मैं बात करूँ तो परकिंस तो स्टार्टिंग में देख ली थी, विटिक बता दी मैंने, बेंजोइन बता दी। और अगर मैं देखूँ जल्दी से तो बैकमैन रिअरेंजमेंट अगर मैं आपको बात करूँ तो वहां पर क्या होता है आपके पास जो है वो ऑक्साइम होता है। ऑक्साइम में मैंने बताया कि वहाँ आइसोमर्स फॉर्म भी एग्जिस्ट कर सकती है, जिस पर बढ़िया बढ़िया सवाल आपने वर्ड प्रॉब्लम में देखे होंगे, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अदरवाइज आपको नहीं देखनी चाहिए वीडियो। अगर आप वो देख के नहीं है तो आप फिर मतलब मजे क्या कर रहे हैं, सिर्फ आप फिर रट रहे हैं, फिर आप मजे नहीं कर रहे हैं। तो मजे भी करिए साथ में, उस वीडियो को देखिए जाके। और वहां पे क्या होता है, सबसे पहले H+ जो है वो OH को दे देते हैं, अटैक वहां से फिर आता है कि यार पॉजिटिव चार्ज कौन लेगा, फिर कार्बन कहता है भाई मैं ही अकेला सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, मुझे ही पॉजिटिव चार्ज लेना पड़ेगा, मैं ही जिम्मेदार आदमी हूँ, तो वो लेता है पॉजिटिव चार्ज बाय माइग्रेटिंग जो OH के एंटी में बंदा प्रेजेंट होता है उसको। फिर पानी का अटैक होता है एंड सो ऑन, हम करते जाते हैं। देन यहाँ पे कैनिजर बहुत बेसिक सी रिएक्शन हुई। देन वॉल्फ किचन इसमें बताने की जरूरत नहीं है, बेंजोइन मैंने बता दिया, हेलोफॉर्म में बताने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ रिएक्शन थी, विटिक के बारे में बात कर ली तो इतनी सी रिएक्शन थी, नोवेंजल के बारे में बात कर ली, डिकमैन हो गई, तो रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन हो गई। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं रिफॉर्मेट्स में क्या होता है, हमारे पास जो है वो एक कार्बोनाइल होता है, उससे पहले हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टाइप एक रिफॉर्मेट्स की रिएजेंट बनाते हैं, दैट इज हमारे पास क्या होता है अल्फा हेलो एस्टर, है ना, ये होता है ना। फिर हम उसको जो है वो बस बीच में जिंक इंसर्ट करा देते हैं एंड देन अटैक वगैरह कराते हैं, सिंपल सा हो जाता है डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव का। तो ये कुछ रिएक्शन थी, आई होप आपको मजा आया होगा। गला दुखी, आप जरा पानी पी लें, फिर आगे रिकॉर्ड करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। बहुत बढ़िया गया होगा, आई होप आपको इसमें मजा आया होगा। जो सोचा था, मतलब मैं ये सोचा था कि ये जो है, ये जो अभी आपको शॉर्ट नोट वाला पार्ट एंड में करा है, मैंने थर्ड लेक्चर में ले जाऊँ, पर थर्ड लेक्चर में और चीजें हैं कराने के लिए, तो वहां पर उन्हीं चीजों को देख लेंगे। अब आसान ही रहेगा सब कुछ हिसाब किताब, काफी आसान चीजें आपके सामने देखने को मिलेंगी। मैकेनिस्टिक अप्रोच वगैरह, कुछ मैकेनिज्म वगैरह कराने होंगे, तो लगभग लगभग चैप्टर आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा, सवाल आपके सारे हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। इसी के अराउंड कुछ ना कुछ आपको आपके एग्जाम में मैक्सिमम सवाल देखने को मिलेंगे, इसके और थर्ड वाले के। तो पूरे पार्ट देख लीजिएगा, पहला और दूसरा देख के मत साइड में बैठ जाइएगा, कोशिश यही करिएगा पूरा देखें। आई होप मजा आएगा। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।